थैंक यू। सो आइए आज के डायबिटीज वेलनेस प्रोग्राम की हम शुरुआत करने जा रहे हैं और ये बड़े सिंपल सवाल से मैं इसकी आज की शुरुआत करने जा रहा हूं। और सवाल ये है दोस्तों कि क्या आपको लगता है कि डायबिटीज भारत के लिए खतरनाक हो चुका है? हम सब लोग जानते हैं दोस्तों, इसका आंसर है हाँ। डायबिटीज जो है वो भारत के लिए क्या हो गया है? खतरनाक हो गया है। फिर भी कुछ आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहता हूं कि भारत में वर्तमान समय में 8 से 10 करोड़ लोगों को डायबिटीज हो चुका है। ये सरकारी आंकड़ा है, वैसे संख्या तो इससे ज्यादा है ना? और पूरी दुनिया में लगभग 42 करोड़ लोगों को डायबिटीज हुआ है। मतलब अगर हम देखें तो पूरी दुनिया के 25% पेशेंट कहाँ रहते हैं? भारत में। अगर आपके लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो एक ग्राफ दिख रहा है आपको, जिसमें बताया गया है कि 2018 में जो वर्ल्ड डायबिटिक पॉपुलेशन और इंडियन डायबिटिक पॉपुलेशन थी, उसका रेशो था 4 में से 1 का। पर कहा ही जा रहा है कि 2025 तक रेशो चेंज होकर 3 में से 1 का हो जाएगा। और जिस तेज गति से भारत में डायबिटिक पेशेंट की जनसंख्या बढ़ रही है, 2040 तक ये रेशो 2 में से 1 का हो जाएगा। मतलब अगर 2040 में पूरी दुनिया में 60 करोड़ पेशेंट हुए तो अकेले 30 करोड़ पेशेंट भारत में होंगे। और निश्चित तौर पे मुझे पूरा विश्वास है कि ऐसा भारत ना तो आप देखना चाहेंगे और ना मैं देखना चाहूंगा, है ना? अब आपके मन में सवाल होगा कि साहब आप किस आधार पे ये बात कह रहे हैं? तो मैं एक रिपोर्ट आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। ये रिपोर्ट है अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन की। ये एडीए की वेबसाइट से आपको मिल जाएगी। इस रिपोर्ट में अमेरिका का डाटा दिया गया है, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि अमेरिका एक विकसित देश है, वहां पे हर व्यक्ति का मेडिकल चेकअप होता है। तो उस डाटा के अनुसार अमेरिका में पॉपुलेशन का 9.7% लोग डायबिटिक है। और चौंकाने वाली बात इस रिपोर्ट में यह है दोस्तों कि अमेरिका में 3 से 4 गुना ज्यादा लोग प्री डायबिटिक हैं। और प्री डायबिटिक के बारे में ये कहा जाता है दोस्तों कि इन प्री डायबिटिक लोगों में से 5 से 10 वर्षों के अंदर लगभग 55% लोग डायबिटीज में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर ये आंकड़ा भारत में लगा दें, एक विकसित राष्ट्र का विकासशील देश में, और भारत में अगर 8 करोड़ लोगों को डायबिटीज है, मतलब 32 करोड़ लोग ऐसे हो सकते हैं भारत में जिनको प्री डायबिटीज हो सकता है। मतलब आने वाले 5 सालों में, 10 सालों में 16 करोड़ पेशेंट नए आ सकते हैं। ये संभावना है ना? ये फाइनल फिगर नहीं है, पर ये संभावना है। पर अगर ये संभावना भी है तो ये हम सबके लिए वेकअप कॉल है दोस्तों। आज अगर हम नहीं जागे तो निश्चित तौर पे आने वाला जो भारत होगा उसकी तस्वीर अच्छी नहीं होने वाली। तो फिर करना क्या होगा? करना होगा कि आज हमको डायबिटीज को लेकर कोई क्रांति करना होगी, कोई अभियान करना होगा। और ऐसा ही अभियान है जिसका नाम है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया। मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के जो प्रणेता है दोस्तों, वो है पुणे के सुप्रसिद्ध मधुमेह संशोधक माननीय डॉक्टर रविंद्र नांदेड़कर सर। मैं थोड़ा सा ब्रीफ डॉक्टर नांदेड़कर सर के बारे में जानकारी आपको देना चाहूंगा दोस्तों इस समय में। डॉक्टर नांदेड़कर सर का स्वयं का जीवन बड़ा कष्टप्रद रहा है। मात्र 5 वर्ष की आयु में उनको हाई मायोपिया होने के कारण दृष्टि दोष का सामना करना पड़ा। और अनेक शारीरिक बाधाएं उनको अपने जीवन में झेलना पड़ी। मैं इन शॉर्ट इतना ही कहूंगा दोस्तों कि इतनी शारीरिक बाधाएं अगर किसी इंसान को झेलना पड़े अपने जीवन में, तो शायद वो जीवन जीना ही छोड़ दे। पर आज माननीय डॉक्टर रविंद्र सर वो व्यक्तित्व हैं जिन्होंने जीवन को तो जिया ही जिया, पर वो जीवन दूसरों को समर्पित करके जिया। ये अपने आप में बहुत खूबसूरत बात है दोस्तों, है ना? आज उन्होंने जो शिक्षा हासिल करी, मैं उसके बारे में आपसे चर्चा करना चाहता हूं कि शारीरिक बाधा के बावजूद भी उन्होंने अपने रिसर्च कार्य को करने के लिए डी फार्म, बी फार्म मेरिट में किया। पुणे विश्वविद्यालय से एम फार्म प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण किया। उसके बाद औषध निर्माण शास्त्र में पीएचडी किया, वैकल्पिक चिकित्सा में एमडी किया, आयुर्वेद विशारद की शिक्षा हासिल करी, निसर्ग उपचार योग पद्धति की शिक्षा हासिल करी। इसके साथ साथ एलएलबी और संगीत विशारद भी उन्होंने पूर्ण किया दोस्तों। उच्च शिक्षा हासिल करने के साथ साथ, है ना, आज चूंकि एक समय ऐसा था उनके जीवन में कि जब वो जिसको कहेंगे कि उनका जीवन खत्म होने वाला था, पर उस समय में उनका जीवन आयुर्वेद ने बचाया था दोस्तों। और वहीं पर उन्होंने संकल्प किया था कि जिस आयुर्वेद ने मेरा जीवन बचाया है, मैं अपना पूरा जीवन उस आयुर्वेद को समर्पित करूंगा। और इसी दृष्टिकोण से उन्होंने अपना जीवन की शुरुआत रिसर्च कार्य से करी। पर आयुर्वेद के कौन से क्षेत्र में रिसर्च करना है, ये प्रेरणा भी उनको घर से ही मिली। उनके फादर को जब डायबिटीज डिक्लेयर हुआ, तो उनसे जब ये कहा गया कि अब आपको जीवन भर ये टेबलेट लेना होगी, वहीं उनको प्रेरणा मिली कि जिस चीज का इलाज नहीं, मैं उस क्षेत्र में कार्य करूंगा। और फिर डॉक्टर नांदेड़कर सर ने अपना रिसर्च कार्य शुरू किया 1993 में दोस्तों। 93 से लेकर 98 तक उन्होंने 5 वर्ष रिसर्च कार्य किया। और उसके बाद पहली बार 98 में अपना प्रोडक्ट का निर्माण किया। और उसके बाद लगातार उस प्रोडक्ट को अपग्रेड करते गए, लगातार अपना रिसर्च कार्य करते गए। 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर कार्य करके उन्होंने अपने उत्पादन का निर्माण किया। और उसके माध्यम से हजारों 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 लोगों को नव जीवन उन्होंने प्रदान किया। इस जर्नी में कुछ विशेष घटनाएं उनके जीवन में घटी थी।
जिसमें से एक घटना का मैं उल्लेख करना चाहूंगा आपके सामने, जिसकी पेपर कटिंग आपके सामने लगी हुई है, और वो है 30 अप्रैल 2003 की घटना। ये घटना ये थी दोस्तों कि माननीय डॉक्टर रविन्द्र नांदेकर सर के रिसर्च का चर्चा हुई माननीय संसद दिल्ली में। अब ये चर्चा क्यों हुई, आपके मन में सवाल आएगा। तो मुंबई सेंट्रल से सांसद थे मिस्टर मोहन रावले, और उनको ये कहूंगा कि उस समय में वो डायबिटीज से घिर चुके थे, कॉम्प्लिकेशन से घिर चुके थे। ऐसी अवस्था में किसी की सलाह पे जब डॉक्टर नांदेकर सर का ट्रीटमेंट उन्होंने शुरू किया, तो मात्र 5 महीने की अवधि में न सिर्फ उनका ग्लूकोज कंट्रोल हुआ, बल्कि सारे कॉम्प्लिकेशन से उनको रिलीफ मिला। और ऐसे परिणाम देखने के बाद में उन्होंने 30 अप्रैल 2003 को माननीय संसद में सवाल किया कि हमारे देश में से युवा रिसर्च साइंटिस्ट मौजूद हैं, तो हमारे देश की सरकार इनको सपोर्ट क्यों नहीं करती। जवाब दिया तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री सुषमा स्वराज जी ने, और उन्होंने कहा कि अगर इस रिसर्च में वाकई में दम है तो हम इसको देश हित में लाने का सोचेंगे। और उन्हीं के कहने पर जेजे हॉस्पिटल मुंबई में इसका एनिमल ट्रायल हुआ चूहों के ऊपर, अगेंस्ट द ड्रग ग्लिबिंगामाइड, जो एक एलोपैथिक ड्रग है। और रिपोर्ट ये आई कि माननीय डॉक्टर रविनांदेकर सर का रिसर्च आज न सिर्फ ग्लिबिंगामाइड से बेहतर है, बल्कि सुरक्षित है। पर दुर्भाग्य से जब वो रिपोर्ट आई, तब तक सरकार क्या हो चुकी थी दोस्तों, बदल चुकी थी। और ऐसी परिस्थिति में डॉक्टर नांदेकर अपना कार्य करते गए, आगे बढ़ते गए, है ना। ये कार्य करते हुए, जिसको अपने कहें, इन 27 वर्षों में उन्होंने हजारों हजारों लोगों को नवजीवन प्रदान किया। और उनके इसी उल्लेखनीय कार्य को देखते हुए समय समय पर सरकार और समाज ने उनको सम्मानित किया। उसमें मुख्य सम्मान जो उनके लिए रहे हैं, वो 2008 में मिलने वाला राष्ट्रीय पुरस्कार है महामहिम राष्ट्रपति के हाथों द्वारा। साथ में 2010 में राज्य पुरस्कार, 2013 में शंकराचार्य अवार्ड, 2016 में पुनः फडणवीस सरकार द्वारा उनको राज्य पुरस्कार दिया गया, और 2020 में उनको डॉक्टर सीवी रमन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया दोस्तों। ऐसे अनेकों पुरस्कार इन 27 साल के सफर में उनको प्राप्त हुए दोस्तों। माननीय डॉक्टर रविनांदेकर सर इन 27 साल के सफर में एक बात जान चुके थे दोस्तों, कि अगर भारत को मधुमेह से मुक्त करना है, तो इसके लिए जन क्रांति ही करना होगी, है ना। क्योंकि हम सब लोग जानते हैं आज की कंडीशन में कि आज जैसे जब नॉलेज नहीं होता किसी इंसान को, तो भटकता रहता है। और माननीय डॉक्टर रविनांदेकर सर जी जान चुके थे कि अगर डायबिटीज को पे विजय प्राप्त करना है, तो जन क्रांति ही करना होगी। और इस जन क्रांति के लिए उन्होंने 2005 में ही स्थापना की थी अन्वेष आरोग्य प्रतिष्ठान की। ये एक एनजीओ है जिसके माध्यम से विगत 15 वर्षों से डॉक्टर रविनांदेकर सर जन चेतना का कार्य करते आ रहे हैं। आज तक माननीय डॉक्टर रविनांदेकर सर के माध्यम से लाखों लोगों का फ्री चेकअप किया गया है इस इंडिया में, जिसमें कैंप विशेषली उल्लेखनीय रहा है, वो रहा है 7 अप्रैल 2019 का। इसमें विश्व कीर्तिमान स्थापित किया गया कि एक ही कैंप में 1.25 लाख से ज्यादा लोगों का चेकअप पूरे भारतवर्ष में किया गया, और ये अपने आप का अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा कैंप माना जाता है। और उसके साथ साथ बाल मधु दत्तक योजना, जिसको अपन कहेंगे, आज डॉक्टर रविनांदेकर सर के द्वारा चलाया जाता है, जिसमें 18 से छोटे बच्चों का इलाज फ्री में किया जाता है दोस्तों। फ्री ऑफ कास्ट उसका इलाज किया जाता है, और उनको सारी डॉक्टरी सेवाएं जो हैं वो फ्री में दी जाती है। हम सब लोग जानते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज जो होता है वो रिवर्सिबल नहीं होता है, पर उनके जीवन में वो कॉम्प्लिकेशन ना आए, वो दुख ना आए, और उसके लिए आज डॉक्टर रविनांदेकर सर की संस्था कार्य कर रही है, जिसका नाम है अन्वेष आरोग्य प्रतिष्ठान दोस्तों, है ना। सो दोस्तों, जैसा हम जान चुके हैं कि आज अगर डायबिटीज पर विजय प्राप्त करना है, तो माननीय डॉक्टर रविनांदेकर सर का ये विचार है कि उसके लिए जन क्रांति करना पड़ेगी, मतलब समाज को जगाना पड़ेगा। और समाज को जगाने के लिए ही स्थापना की गई मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया की। अब मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया के जो प्रमुख उद्देश्य हैं दोस्तों, मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं। पहला उद्देश्य कि डायबिटिक व्यक्ति को आयुर्वेद के माध्यम से नव जीवन देना। हम जानते हैं कि लगभग जो घोषित आंकड़ा है वो 8 से 10 करोड़ का है, पर एक्चुअल आंकड़ा 15 करोड़ के ऊपर का है दोस्तों। इन 15 करोड़ लोगों जिनको डायबिटीज हो चुका है, इनको नव जीवन देना आयुर्वेद के माध्यम से। दूसरा उद्देश्य प्री डायबिटिक व्यक्ति को खोजना, और खोज कर उसको डायबिटीज के बारे में सही जानकारी देना, जिससे कि वो डायबिटिक ना हो, जिनकी संख्या हमारे देश में 30 से 40 करोड़ होने की संभावना है। तीसरा ये है कि सभी स्वस्थ लोगों को भी डायबिटीज के बारे में जानकारी देना, और इसके लिए हम लगातार स्कूल में जाकर, बैंक्स में जाकर, पुलिस स्टेशन में जाकर लगातार कैंप ऑर्गेनाइज करते हैं, जिसके माध्यम से हम सामान्य लोगों को भी डायबिटीज के बारे में जगा सकें, उनको जन जागृति कर सकें। और इन्हीं कार्य को करते हुए भारत को क्या करना, मधुमेह से मुक्त करना, यही प्रमुख उद्देश्य है मिशन डायबिटीज फ्री इंडिया का। और इसी उद्देश्य के तहत दोस्तों आज हम लोग इस मंच पर एकत्रित हुए हैं। आपको आमंत्रित किया गया है, और आप आज इस मंच पर आए हैं डायबिटीज को समझने के लिए, उसके बारे में जानकारी हासिल करने के लिए, है ना। मैं जानता हूं कि आप में से कुछ लोगों के पास जानकारी पहले से होगी, पर मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि जिस तरीके से आज हमारी चर्चा होने वाली है, कुछ नई बातें आपको यहाँ पर सीखने को मिलने वाली है।
और एक्चुअल रिवर्सल में हमको क्या करना है, वो एक साइंटिफिक नॉलेज आपको इस मंच से मिलने वाला है ना। तो आइए इस चर्चा की शुरुआत करते हैं। 4 भागों में चर्चा होगी, 4 पार्ट्स में चर्चा होगी। छोटे-छोटे पार्ट्स हैं, ज्यादा बड़े नहीं है, तो हमको उसको ध्यान से सुनना है, ध्यान से समझना है। आइए हम शुरुआत करते हैं पार्ट 1 से। देखिए सबसे पहले एक बात समझना है हम सभी को कि डायबिटीज कोई बीमारी नहीं है, इट्स नॉट अ डिसीज, इट्स अ डिसऑर्डर। मतलब हमारे शरीर का कोई फंक्शन बिगड़ा है और फंक्शन बिगड़ने के कारण डिसऑर्डर हमारे शरीर में हुआ है। क्लियर? तो अब डिसऑर्डर को समझना है हमको, तो सबसे पहले हम शरीर को और समझना पड़ेगा। मतलब गड़बड़ कहां हुई, मतलब शरीर काम से करता है, ये हम संक्षिप्त में समझेंगे पार्ट 1 में। तो आइए हम उसकी शुरुआत करते हैं कि शरीर संरचना क्या है और शरीर में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। इन दो बातों को हम यहाँ पे समझेंगे। देखिए हम सब लोग जानते हैं कि मानव शरीर जो होता है वो ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर बना होता है ना। हिंदी में इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिलियंस ऑफ सेल से मिलकर एक मानव शरीर का निर्माण होता है। ये जो सेल होते हैं जब ये निश्चित कार्य के लिए एकत्रित होते हैं तो बनता है टिश्यू, टिश्यू एकत्रित होते हैं तो बनता है ऑर्गन, ऑर्गन एकत्रित होते हैं तो बनता है सिस्टम, और जब ये सारे शरीर के सिस्टम एकत्रित होते हैं तो बनता है मानव शरीर, मतलब ऑर्गेनिज्म। क्लियर? सेल से टिश्यू, से ऑर्गन, ऑर्गन से सिस्टम, सिस्टम से ऑर्गेनिज्म। अब ये जो मानव शरीर है इसकी जो फंक्शनल यूनिट उसको हम क्या बोलेंगे, सेल। क्लियर? अब सेल के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, अलग अलग ऑर्गेनल्स बोलते हैं उनको। क्लियर? पर इसमें जो महत्वपूर्ण बात है कि भाई इस सेल को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जैसा हम कहते हैं ना कि हमको कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए, तो एग्जैक्टली हमको नहीं चाहिए, हमारे सेल को कार्य करने के लिए ऊर्जा चाहिए। अब हम ये समझ प्रयास करेंगे कि सेल के अंदर ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है ना। अब ये सेल के अंदर जो ऊर्जा का निर्माण होता है वो हम सभी ने सुना है कि वो निर्माण होता है ग्लूकोज के बर्निंग के कारण, ग्लूकोज के जलने के कारण। अब सवाल ये है कि भाई ग्लूकोज हमारे शरीर में कहां से आता है, तो ग्लूकोज आता है भोजन से। जब हम भोजन करते हैं तो भोजन का पाचन होता है, और जब पाचन होता है तो पाचन होने के बाद उससे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल्स ये हमारे शरीर को मिलता है। और कार्बोहाइड्रेट का जब विघटन होता है तो विघटन होकर उसका अंतिम रूप बनता है, उसको हम बोलते हैं ग्लूकोज। और ये ग्लूकोज का निर्माण होने के बाद वो कहां आता है, तो वो आता है हमारे ब्लड में। कहां आता है, हमारे ब्लड में। क्लियर? अब ब्लड में आने के बाद ये जाता है सेल के अंदर। क्लियर? और सेल के अंदर जाने के बाद में ये वहां पर, जिसको अपन ये कहेंगे, सरल भाषा में कहूंगा कि सेल का एक पावर हाउस होता है, एक ऑर्गेनल होता है जिसको हम बोलते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। ये माइटोकॉन्ड्रिया में जाके बर्न होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में, और फाइनल एनर्जी बनती है। उस फाइनल एनर्जी का नाम है जिसको हम बोलते हैं एटीपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्लियर? और ये फाइनल एनर्जी होती है जिससे हमारे शरीर का संचालन होता है, जिसको हम ऊर्जा बोलते हैं। पर अब यहाँ पे महत्वपूर्ण बात, समझने वाली बात क्या है, क्या ये ग्लूकोज जो ब्लड में आता है और ब्लड से शरीर के प्रत्येक सेल तक पहुंचता है, तो क्या ये सेल में अकेला प्रवेश कर सकता है? आंसर है नहीं दोस्तों, ये ग्लूकोज अकेला प्रवेश नहीं कर सकता। इसको सेल के अंदर लेकर जाता है हमारे शरीर का एक हार्मोन जिसका नाम है इंसुलिन। और ये इंसुलिन कहां बनता है, ये इंसुलिन बनता है हमारे शरीर के पैनक्रियाज में। एक ग्रंथि होती है हमारे शरीर में, स्टमक के नीचे थोड़ा पीछे के साइड, उसमें बीटा सेल जो होते हैं वो बीटा सेल इंसुलिन नामक हार्मोन का निर्माण है। क्लियर? अब ये निर्माण कब होता है, तो दो तरीके से होता है। एक तो 24/7 क्योंकि हमको ऊर्जा चाहिए, और एक जब हम हमारे शरीर में ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। क्लियर? तो जैसे हम खाना खाएंगे, खाने से ग्लूकोज आएगा, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ेगा, ये सूचना बीटा सेल को मिलेगी, और जब सूचना बीटा सेल को मिलेगी तो बीटा सेल किसका निर्माण करेगा, इंसुलिन का। और ये इंसुलिन कहां आ जाएगा, ब्लड में। और ब्लड फिर इस ग्लूकोज और इंसुलिन को कहां तक लेकर जाएगा, सेल तक। और अब मैं सरल भाषा में बोलूं तो इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन सेल का दरवाजा खोलेगा और ग्लूकोज सेल के अंदर क्या करेगा, प्रवेश करेगा, और जाकर माइटोकॉन्ड्रिया में क्या हो जाएगा, बर्न हो जाएगा, और फाइनल एनर्जी क्रिएट हो जाएगी, है ना। जैसे हम मोटरसाइकिल चलाते हैं तो मोटरसाइकिल को चलाने के लिए ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, पेट्रोल। वैसे ही हमारे सेल को ऊर्जा के लिए क्या चाहिए, ग्लूकोज। और ये कैसे यह क्रिया होती है और ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है, इसको हमने सरल भाषा में समझने का यहां पर क्या किया, प्रयास किया। तो यहां पे पार्ट 1 हमारा क्या हो गया दोस्तों,
कंप्लीट हो गया और पार्ट 1 में हमने समझने का प्रयास किया कि हमारे शरीर की संरचना कैसी है और हमारे शरीर में ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है। क्लियर? आशीष जी और बबलू जी आप रेज हैंड कर रहे हैं। मैं निवेदन करूंगा कि अगर आपको कोई सवाल होगा तो अपन उसको बाद में ले लेंगे, है ना? आप चिंता ना करें, ठीक है? अभी आप उसको ध्यान से सुनिए सारी बातों को। अब हम आगे बढ़ते हैं पार्ट 2 पे। जहां पार्ट 1 में हमने समझा कि हमारी शरीर का कार्यप्रणाली कैसी है, अब पार्ट 2 में हम समझेंगे कि डिसऑर्डर कैसे होता है, मतलब डायबिटीज कैसे होता है। सो आइए हम शुरुआत करते हैं पार्ट 2 की, ठीक है? अब देखिए पार्ट 1 में हमने क्या समझा, वापस से उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे। पार्ट 1 में हमने समझा ये सेल है, सेल को ऊर्जा के लिए ग्लूकोज चाहिए, ग्लूकोज को लेकर कौन जाता है? इंसुलिन। क्लियर? अब हम यहां पर समझेंगे कि डायबिटीज कैसे होता है। अब जब हम डायबिटीज की चर्चा करें दोस्तों तो हम बात करें टाइप 2 डायबिटीज की, टाइप 1 की नहीं, क्योंकि टाइप 1 डायबिटीज जो है वो है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, जिसका रिवर्सल होना पॉसिबल नहीं। वहां पे आपका बीटा सेल पूरा लगभग डैमेज हो चुका है। और हम बातचीत कर रहे हैं उन 95% पेशेंट की जो बड़ों में होता है टाइप 2 डायबिटीज। ठीक है, तो आज हम टाइप 2 डायबिटीज कैसे होता है ये चर्चा करने वाले हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज होने का जो पहला कारण है दोस्तों, वो है इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना। क्या होना? इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना। क्लियर? अब ये इंसुलिन रिसेप्टर आपके मन में आएगा कि भाई क्या है? जैसा मैंने आपको बताया कि भाई सेल के ऊपर क्या होता है, सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है ना? ये रिसेप्टर जो है इस पर ये इंसुलिन अटैच होता है। इसको लॉक एंड की मैकेनिज्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लॉक एंड की मैकेनिज्म। ठीक है, ताला चाबी, जैसे चाबी लगती है और ताला खुल जाता है, वैसे ही सेल के ऊपर एक रिसेप्टर होता है जिसको इंसुलिन रिसेप्टर कहते हैं। जैसे ही इंसुलिन जाकर उससे अटैच होता है तो ग्लूकोज चैनल ओपन हो जाता है। ये आपको यहाँ पर पिक्चर में दिख रहा है कि ये जो ग्लूकोज चैनल बंद था ये क्या हो गया? अब ओपन हो गया और ओपन होने के कारण ग्लूकोज अंदर सेल के अंदर प्रवेश कर रहा है ना? अब किसी कारण से, ध्यान दीजिएगा बात पे, अब किसी कारण से अगर ये इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो जाता है तो जितनी मात्रा में ग्लूकोज सेल के अंदर जाना चाहिए उतनी मात्रा में ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता। तो ये ग्लूकोज कहां रह जाता है? बाहर, ब्लड में। और ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा क्या होगी? बढ़ जाएगी। मेडिकल भाषा में इसको हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं और ये लक्षण होता है किसका? डायबिटीज का। तो डायबिटीज होने का पहला कारण है इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना। मेडिकल भाषा में इसको इंसुलिन का रेजिस्टेंस बोलते हैं। इंसुलिन का रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? शरीर में इंसुलिन तो है, अगर आप सीरम इंसुलिन की जांच करेंगे, फास्टिंग सीरम इंसुलिन करेंगे तो पाएंगे कि भाई शरीर में इंसुलिन तो है पर शरीर उसका उपयोग नहीं कर पा रहा। क्यों? क्योंकि रिसेप्टर खराब है। क्लियर? तो पहला कारण क्या है? इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना। आपके मन में सवाल आएगा, हमारा शरीर तो ट्रिलियंस ऑफ इंसुलिन सेल से बना है, सभी पे रिसेप्टर होते हैं। बिल्कुल सभी पे रिसेप्टर होते हैं। तो क्या पूर्णतः खराब होते हैं? नहीं, ये पार्टली खराब होते हैं। क्लियर? और जैसे जैसे खराब होना शुरू होते हैं हम डायबिटीज से ग्रसित होते हैं क्योंकि ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाता। नंबर 1। अब नंबर 2 जो कारण है, प्रमुख कारण, वो है बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना। अब किसी कारण से अगर बीटा सेल की कार्य क्षमता कम हो गई, कोई भी कारण है, अपन कारण की भी चर्चा करेंगे, किसी भी कारण से अगर बीटा सेल की कार्य क्षमता कम हो गई तो क्या होगा? ये जो पैनक्रियाज जो जिसमें बीटा सेल इंसुलिन बनाते हैं उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन लेवल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब देखिए इंसुलिन का कार्य क्या है? तो इंसुलिन का कार्य है ग्लूकोज को सेल के अंदर लेकर जाना, नंबर 1। नंबर 2, अतिरिक्त ग्लूकोज को लीवर में स्टोर करना। नंबर 3, और अतिरिक्त ग्लूकोज को हमारे शरीर में चर्बी के रूप में रूपांतरित करना। मतलब इन शॉर्ट में मैं बोलूं कि ग्लूकोज का काम, सॉरी, इंसुलिन का काम है ग्लूकोज का मैनेजमेंट करना। अब आप सोचिए अगर इंसुलिन ही कम हो गया तो क्या ग्लूकोज का मैनेजमेंट हो पाएगा? आंसर है नहीं। तो फिर इसका रिजल्ट क्या आएगा कि ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। और जब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो इस अवस्था को हम मेडिकल भाषा में हाइपरग्लाइसीमिया बोलते हैं और ये लक्षण होता है किसका? डायबिटीज का। तो डायबिटीज होने के मुख्य 2 कारण, टाइप 2 डायबिटीज होने के, पहला है इंसुलिन रिसेप्टर का खराब होना, दूसरा है बीटा सेल की कार्य क्षमता कम होना। अब आपके मन में निश्चित तौर पे सवाल आ रहा है कि भाई ये दोनों क्यों खराब होते हैं? तो इन दोनों के खराब होने के ढेरों कारण है। जैसे पहला कारण आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा है कि पहला कारण है कि मोटापा, ओबेसिटी इंड्यूस्ड डायबिटीज, इसका परसेंटेज पूरी दुनिया में काफी ज्यादा है, मोटापे के कारण होने वाला डायबिटीज। खान पान, अब आप जानते हैं कि वर्तमान समय में हमारा खान पान क्या है, इस पर मैं ज्यादा चर्चा नहीं करूंगा।
इतना ज्यादा नॉलेज अभी मार्केट में है कि मुझे ज्यादा बताने की आवश्यकता नहीं, और आप भी जानते हैं, है ना, कि खान-पान में क्या सही होता है, क्या गलत होता है। तो वर्तमान समय में हमारा जो खान-पान है, वो बहुत बड़ा कारण बनता जा रहा है हमारे इंसुलिन रिसेप्टर के खराब होने का। क्योंकि 70% पेशेंट जो होते हैं डायबिटीज में, वो पहले इंसुलिन रिसेप्टर के खराब होने के कारण होते हैं। क्लियर? फिर रहन-सहन, लाइफस्टाइल, इसको तो बोलते ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। डायबिटीज को तो बोलते ही लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है। तो वर्तमान समय में जो हमारा रहन-सहन है, इसके कारण हमारे सेल पर दुष्परिणाम आता है, और जब हमारा सेल खराब होता है तो हमको डायबिटीज का सामना करना पड़ता है। फिर सबसे बड़ा कारण उभर के आया पिछले 25 सालों में, वो है तनाव, स्ट्रेस इंड्यूस्ड डायबिटीज, तनाव के कारण होने वाला डायबिटीज। फिर एक बड़ा फैक्टर है आनुवांशिकता, माता-पिता से बच्चों तक पहुंचने वाला डायबिटीज। क्लियर? हम सब लोग जानते हैं कि जो माता-पिता की प्रकृति होती है, वो बच्चों में ट्रांसफर होती है। क्लियर? तो अगर माता-पिता को डायबिटीज है, तो बच्चों को होना स्वाभाविक है। फिर आता है प्रदूषण, पॉल्यूशन। वर्तमान समय में आप सभी लोग जानते हैं कि हवा हो, पानी हो, खाना हो, सब जगह पर पॉल्यूशन आ चुका है, और इस पॉल्यूशन का असर हमारे सेल पे पड़ता है, मतलब हमारे इंसुलिन रिसेप्टर पे पड़ता है, हमारे बीटा सेल पे पड़ता है। और इन कारणों से हमारा इंसुलिन रिसेप्टर और बीटा सेल खराब होते हैं, और उसके कारण हमको डायबिटीज का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, ये जो सारे कारण हैं, इनमें नए-नए कारण और ऐड होते जा रहे हैं। आज से 50 साल पहले काफी कम कारण थे, पर एक-एक करके नए-नए कारण बढ़ते जा रहे हैं, और इन कारणों से हमारा सेल्युलर लेवल पे नुकसान हो रहा है, और हमको किसका सामना करना पड़ रहा है? डायबिटीज। तो डायबिटीज होने के क्या कारण हैं, हमने ये समझा, और ये कैसे होता है, हमने ये भी समझा दोस्तों। तो यहाँ पे हमारा पार्ट 2 क्या हुआ? कंप्लीट हुआ। अब हमारे महत्वपूर्ण पार्ट की तरफ हम बढ़ने वाले हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, और वो है पार्ट 3, जो हमसे क्या कह रहा है ना? पार्ट 3 हमसे कहता है कि डायबिटीज खतरनाक नहीं है, खतरनाक है उसके दुष्परिणाम। है ना? डायबिटीज खतरनाक नहीं है, खतरनाक क्या है? उसके दुष्परिणाम। अब ये दुष्परिणाम क्यों होते हैं, ये हमको समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, मैं आपको एक ही बात कहना चाहता हूं कि आज की कंडीशन में लोग दुष्परिणामों के बारे में जानते तो हैं, पर शायद उसको समझते नहीं है। अगर वो समझ जाएं, अगर वो समझ जाएं, तो विश्वास मानिए, आप अपने बच्चों को कभी भी ये होने नहीं देंगे। मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, मैं भी एक डायबिटिक फैमिली को बिलोंग करता हूं। मेरे माता पिता दोनों डायबिटिक हैं, मेरी वाइफ के माता पिता दोनों डायबिटिक है, और चूंकि हम डायबिटीज के दुष्परिणामों को जान चुके हैं, ये शरीर पर क्या असर डालता है, इसके कारण आज हम अवेयर हैं, और हम ये चाहते हैं कि हमारे बच्चों को कभी ना हो। जबकि हम सब लोग जानते हैं कि माता पिता से डायबिटीज बच्चों में आता है। तो इस बात को आज हमको गंभीरता से समझना है। क्लियर? सो आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पे दो प्रकार के, मैं कहूंगा, दुष्परिणाम का सामना हमको करना पड़ता है। पहला जो बताने जा रहा हूं, उसका तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 99% लोग भारत के जानते ही नहीं, उनको ये अवेयरनेस ही नहीं है कि ग्लूकोज का जब अपटेक नहीं होता है, तो उसके कारण नुकसान क्या होते हैं। देखिए, अभी हमने समझा, सीखा कि डायबिटीज में इंसुलिन रिसेप्टर खराब हो रहा है, मतलब ग्लूकोज सेल में नहीं जा पा रहा। क्लियर? वो अलग बात है कि हम मेडिसिन लेकर उसको जबरदस्ती अंदर डालते हैं, वो अलग बात है। वो नेचुरल प्रोसेस नहीं है, और जब नेचुरल तरीके से ग्लूकोज अंदर नहीं जा रहा है, तो आपने देखा होगा कि डायबिटीज व्यक्ति में थकान होती है। क्या होती है? थकान, क्योंकि ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा है। और माननीय डॉक्टर अभिनांदेकर सर का कहना है कि ग्लूकोज का अपटेक न होने के कारण एक इंसान का पारिवारिक, सामाजिक और फाइनेंशियल, तीनों लाइफ को नुकसान पहुंचता है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, एक व्यक्ति का पारिवारिक, सामाजिक और फाइनेंशियल, ये तीनों लाइफ को नुकसान पहुंचता है, और इसको भारत के 99% लोग जानते ही नहीं। अगर मैं इसकी व्याख्या करने जाऊंगा यहां पर इस मंच पर, तो 1 घंटे से ज्यादा का समय लग जाएगा। पर मैं एक शॉर्ट ही आपको बोला हूं कि ये तीनों लाइफ क्या करता है, ये डैमेज करता है। अब कोविड 19 के पीरियड में आपने काफी सुना है अभी, इम्यूनिटी 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 कि डायबिटिक पेशेंट का इम्यूनिटी गिर जाता है। क्यों गिरता है? उसमें बड़ा रोल प्ले करता है ग्लूकोज का अपटेक ना होना। देखिए, इम्यूनिटी, आपने ये भी सुना विटामिन सी से इम्यूनिटी बढ़ती है, ऐसा होता है। एक कॉमन सेंस की बात सोचिए, क्या अकेला विटामिन सी रिस्पॉन्सिबल है इम्यूनिटी के लिए? नहीं साहब। शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली बच्चे के जन्म से लेकर उसकी मृत्यु तक काम करती है। ये पूरा जो तंत्र काम करता है, इसमें शरीर का हर सेल काम करता है, और अगर हर सेल काम करता है, तो उस सेल को क्या चाहिए कार्य करने के लिए? ऊर्जा चाहिए। और डायबिटिक व्यक्ति के अंदर वो ऊर्जा की कमी होती है। मेरे ख्याल से जो संक्षिप्त शब्दों में मैंने बोला है,
आपको क्लियर हो गया होगा। इम्यूनिटी एक ब्रह्मांडिक क्रिया है। उस ब्रह्मांडिक क्रिया में हर चीज शरीर को प्रॉपर चाहिए। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। एक विटामिन मिनरल से बात नहीं बनती, सभी प्रॉपर चाहिए। और डायबिटिक पेशेंट को क्या प्रॉपर नहीं मिल पाता? एनर्जी, क्योंकि ग्लूकोज का अपटेक नहीं हो रहा है। और इसी कारण से आप देख रहे हैं पूरे वर्ल्ड में इस समय में जो मृत्यु दर है वो डायबिटिक पेशेंट में काफी ज्यादा है। क्लियर? सो मेरे ख्याल से इन शॉर्ट आप शॉर्ट में समझ गए होंगे कि इससे आपका पूरा एक आप खतरे में रहते हैं अगर ग्लूकोज का अपटेक प्रॉपर ना हो तो, नंबर वन। और नंबर टू वो रीजन जो हैं वो हैं आज की कंडीशन में जो आपको आंखों से नजर आते हैं, जिसके बारे में चर्चा होती है, वो क्या है? रेटिनोपैथी, न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, वेस्कुलोपैथी। अब ये क्यों होता है और कैसे होता है, ये हमारे लिए समझना बहुत जरूरी है ना? आइए, तो अगर आप उसको समझ जाएंगे तो कभी भी एक्स्ट्रा गुलाब जामुन नहीं खाएंगे। है ना? अभी क्यों होता है समझते आइए। देखिए अभी तक हमने क्या सीखा? हमने सीखा ये सेल है, सेल को ग्लूकोज चाहिए एनर्जी के लिए और ग्लूकोज को लेकर कौन जाता है? इंसुलिन। यही सीखा हमने। अब हम नई बात सीखने जा रहे हैं, है ना? वो क्या है कि हमारे शरीर में 4 सेल ऐसे होते हैं। कितने सेल? 4 सेल ऐसे होते हैं जिनको ग्लूकोज लेने के लिए इंसुलिन नहीं लगता। अब आप कहेंगे ऐसा क्यों? अभी तो आपने सिखाया कि भाई सेल को ग्लूकोज लेने के लिए इंसुलिन चाहिए, फिर ये 4 सेल क्यों? ऐसी व्यवस्था परमपिता परमेश्वर ने बनाई। ऐसी व्यवस्था क्यों बनाई? अचानक इंसान की मृत्यु ना हो जाए। देखिए एक एग्जांपल से बताता हूं मैं आपको। एक व्यक्ति गाड़ी लेकर जा रहा है, कार लेकर पुणे से मुंबई, और रास्ते में क्या हुआ? रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया और सीधे चोट लगी पैनक्रियाज को और बीटा सेल डैमेज हो गया। जैसे टाइप 1 में होता है बच्चों में, अचानक इम्यून सिस्टम अटैक करता है और बीटा सेल डैमेज, इंसुलिन का प्रोडक्शन बंद। अब अगर पूरे शरीर में हर सेल को ग्लूकोज लेने के लिए इंसुलिन जरूरी हुआ, इसका मतलब क्या हुआ? पूरे शरीर को ग्लूकोज नहीं मिलेगा। और इस ब्रेन को अगर 4 मिनट ग्लूकोज ना मिले ब्रेन सेल को, तो ये कोमा में चला जाएगा। तो ऐसा ना हो, अचानक इंसान की मृत्यु ना हो जाए इंसुलिन की कमी के कारण। इसलिए उस परम पिता परमेश्वर ने जिसने इंसान बनाया, उसने 4 सेल ऐसे बनाए जिनमें ग्लूकोज जाने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती। तो अब ये तो ऊपर वाले का आशीर्वाद था इंसान के लिए, पर उनको मालूम नहीं था कि धरती पे जाके डायबिटीज कर लेगा। और डायबिटीज में यही जो बात आशीर्वाद थी वो श्राप बन गई। कैसे? हम सरलता से इसको समझने का प्रयास करते हैं। देखिए डायबिटीज में क्या होता है? डायबिटीज के अंदर हम लोगों को हाइपरग्लाइसीमिया होता है, मतलब ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है। अब जब ये ग्लूकोज का लेवल बढ़ता है तो ये ग्लूकोज का लेवल सीधे इन 4 सेल में प्रवेश करता है, जो भी ग्लूकोज का लेवल है। जैसे आपका ग्लूकोज का लेवल है शरीर में 250, 275, 300, 350, 400, 450, जो भी लेवल है, वो लेवल इन 4 सेल के अंदर क्या होता है दोस्तों? डायरेक्ट प्रवेश करता है। डायरेक्ट प्रवेश करता है। और जब ये सेल के अंदर डायरेक्ट प्रवेश करता है तो ये अधिक ग्लूकोज इस सेल के जो ऑर्गेनल्स होते हैं, इसके जो पार्ट्स होते हैं, उनको नुकसान पहुंचाता है अधिक मात्रा, है ना? देखिए आप एक पिक्चराइजेशन के माध्यम से मैं बताना चाहूंगा कि मान लीजिए कि ये जो रेड रेड आपको दिख रहा है, ये पूरा ग्लूकोज से भर गया है अंदर। अधिक ग्लूकोज उसके सेल के अंदर प्रवेश कर गया, तो इसके अंदर के जो पार्ट्स है सारे हैं वो क्या होने लग जाएंगे? खराब होने लग जाएंगे अधिक ग्लूकोज होने के कारण। मेरे ख्याल से किसी का मैसेज आया है। ओके, ठीक है। चलिए मैं आपके क्वेश्चन जो हैं बाद में पढ़ लूंगा, ले लूंगा, है ना? कोई दिक्कत नहीं। ये नुकसान पहुंचाएगा। इसको एक उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए उदाहरण क्या है? आप एक काम करिए, आज रात को एक बर्तन लीजिएगा, उस बर्तन में क्या करिए कि आप पानी भर दीजिए और पानी भरकर उसमें क्या करिए कि एक 40-50 किशमिश डाल दीजिए। क्या डालिए? एक 40-50 किशमिश डाल दीजिए और उसको छोड़ दीजिए। क्या होगा? सुबह तक किशमिश फूल जाएगी। अगर आप उस किशमिश को पानी से नहीं निकालेंगे तो क्या होगा? वो किशमिश खराब हो जाएगी। जिस तरीके से पानी में रहकर ये किशमिश खराब हो गई, उसी तरीके से अधिक ग्लूकोज में रहने के कारण ये 4 सेल क्या हो जाते हैं? खराब हो जाते हैं। और इनके खराब हो जाने से हमको नई नई तकलीफों का सामना करना पड़ता है ना? अब वो तकलीफें क्या हैं? तो वो हैं आपके स्क्रीन पर। जैसे सबसे पहले बात करते हैं इंटिमा के सेल की। इंटिमा के सेल मतलब क्या होता है? इंटिमा के सेल का मतलब होता है कि हमारे शरीर की जो ब्लड वेसल्स हैं, जो नलियां लगी हुई हैं हमारे शरीर के अंदर, है ना? जिसके अंदर ब्लड दौड़ता है ना? रक्त वाहिकाएं बोलते हैं उनको। एक मानव शरीर में 96,000 किलोमीटर की ब्लड वेसल्स होती है।
इसके 3 लेयर होते हैं, आउटर लेयर, मिडिल लेयर और इनर लेयर। इनर लेयर को जो बनी होती है वो इंटीमा सेल से बनी होती है, और ये इंटीमा सेल को ग्लूकोज लेने के लिए इंसुलिन की आवश्यकता नहीं होती। मतलब इन सेल में ग्लूकोज डायरेक्ट प्रवेश करता है और इसको डैमेज करता है। ये प्रोटीन की वॉल होती है। प्रोटीन अधिक ग्लूकोज से मिलकर एक चिपचिपा पदार्थ तैयार करता है, और ये चिपचिपा पदार्थ कंटिन्यू, जब भी आपका ग्लूकोज बढ़ा होगा, कंटिन्यू आपके शरीर में बनता रहता है, बनता रहता है। आप कहते हैं मुझे 250 ग्लूकोज है, कुछ नहीं हो रहा है, मुझे 300 ग्लूकोज है, कुछ नहीं हो रहा है। आज कुछ नहीं हो रहा है, वो पदार्थ बन रहा है कितने में, 96,000 किलोमीटर के रक्त वाहिनियों में। और वो जो पदार्थ तैयार हो रहा है वो आपकी जो इंटीमा वॉल होती है उसकी इलास्टिसिटी को खत्म कर देता है, जो लवचिकता होती है ना। जब हार्ट पंप करता है तो ब्लड प्रेशर आता है हमारा 120/80, ये नॉर्मल ब्लड प्रेशर है। पर अब लवचिकता खत्म हो गई तो प्रेशर बढ़ जाएगा, और हमको एक नई समस्या का सामना करना पड़ेगा जिसको बोलते हैं हाई ब्लड प्रेशर। अभी तक डायबिटीज था, अब क्या हो गया, हाई ब्लड प्रेशर। फिर उसके जो कण होते हैं, जहां पे घुमाव होता है वहां पे प्रेशर ज्यादा आता है, वो कण वहां से निकलते हैं, पूरे ब्लड में सर्कुलेट होते हैं। महीन केशिकाओं को कैपिलरीज बोलते हैं हम, उसको जाम कर देते हैं, और ये कण आपस में मिलकर प्लंग तैयार करते हैं। और ये प्लंग हार्ट में अटका तो हार्ट अटैक, और ब्रेन में अटका तो ब्रेन स्ट्रोक, मतलब पैरालिसिस का अटैक। ये सारी चीजें क्यों हो रही है, इंटीमा के सेल खराब होने के कारण। अब अगर नर्व सेल खराब होता है तो उसके कारण पूरे शरीर का सिस्टम बिगड़ता है। नखशिकांत बोलते हैं। देखिए, सर के बाल से लेकर पांव के नाखून तक सारा सूचना तंत्र कौन चलाता है, तंत्रिका तंत्र, जिसको न्यूरॉन बोलते हैं, है ना। और ये जो नर्व सेल होता है इसमें भी ग्लूकोज डायरेक्ट प्रवेश करता है, और डायबिटीज में ये नर्व सेल खराब होता है। देखिए, अंदर कितनी प्रॉब्लम होती है, मैं अगर इसको बयान करने बैठूंगा तो 1 घंटा लगेगा, कम से कम 1 से 2 घंटा। मैं शॉर्ट में बता रहा हूं। इसका असर पड़ता है जो आपको दिखता है आपकी आंखों से। अभी तो मुझे ऐसी ऐसी बातें मालूम पड़ी इस मिशन के अंदर कि आपके शरीर के सारे मूवमेंट्स किस पे डिपेंड है, सूचनाओं पे डिपेंड है। और अगर सूचनाएं प्रॉपर नहीं पहुंचेगी तो क्या बॉडी के प्रॉपर मूवमेंट हो पाएंगे, नहीं। और इसलिए कहते हैं कि डायबिटीज पूरा खा जाता है अंदर से। डायबिटीज क्या करता है, खा जाता है अंदर से, है ना। लोग कहते हैं मेरा पेट खराब है, मालूम पड़ा कोलोनोस्कोपी करी तो मालूम पड़ा कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है उसका मूवमेंट जो होता है, जो भोजन को आगे भेजता है धक्के से, वो मूवमेंट कमजोर हो गया। क्यों हो गया, डायबिटीज से। डायबिटीज कब से, 15 सालों से। ध्यान रखा ग्लूकोज का, नहीं रखा, साहब इसका मूवमेंट कमजोर हो गया। अब जीवन भर पेट की समस्या के साथ जिंदा रहो, कुछ नहीं हो सकता। ऐसी कई प्रॉब्लम है जो अंदर होती है। अब जो बाहर होती है मैं उसकी बात कर रहा हूं। बाहर जो दिखती है आपको, वो कहा, पांव के अंदर झुनझुनी। इसका पहला असर जो आता है ज्यादातर वो आता है पांव पर, है ना, क्योंकि वहां पे ब्लड का जमावड़ा ज्यादा होता है गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, तो ग्लूकोज भी ज्यादा होता है। ग्लूकोज के कारण ऑक्सीजन सप्लाई में कमी आती है, सेलुलर लेवल पर डैमेज होता है। अधिक ग्लूकोज न्यूरॉन जो सेल होता है उसकी मेलाइन शीट को डैमेज करता है, तो उसके कारण झुनझुनी, झुनझुनी के बाद जलन, और जलन के बाद पांव सुन्न। और जब पांव सुन्न हो जाए और पांव में घाव हो जाए तो घाव भरता नहीं, गैंग्रीन होता है, और पांव को क्या करना पड़ता है, काटना पड़ता है। अगर रेटिना के सेल खराब हो गए तो आपको आंखों की रोशनी से हाथ धोना पड़ता है, और किडनी के सेल खराब हो गए तो आपको डायलिसिस पर जाना पड़ता है दोस्तों, है ना, क्योंकि किडनी के सेल में भी ग्लूकोज डायरेक्ट प्रवेश करता है और किडनी के सेल को खराब करता है। रेटिना के सेल में भी ग्लूकोज डायरेक्ट प्रवेश करता है और रेटिना के सेल को खराब करता है। तो ये सारी जो तकलीफ हो रही है वो क्यों हो रही है, हाइपरग्लाइसीमिया के कारण। और ये हाइपरग्लाइसीमिया क्यों होता है, डायबिटीज के कारण। मैं जानता हूं कि आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि संदीप जी आप डायबिटीज के बारे में बता रहे हो कि डरा रहे हो। है ना, तो मैं बता भी रहा हूं, डरा भी रहा हूं, क्योंकि जो लोग डायबिटीज के साथ मजाक करते हैं उनको इन सारी परिस्थितियों का सामना अपने जीवन में करना पड़ता है। तो यहाँ पे पार्ट 3 हमारा खत्म होता है। अब बात आती है पार्ट 4 की, जहां पे हम चर्चा करेंगे पॉजिटिव। अब हमने तो इसका जो दुष्परिणाम था वो समझ लिया। अब हम पॉजिटिव चर्चा की तरफ मुड़ते हैं कि भाई इसका नियंत्रण कैसे होता है, डायबिटीज का नियंत्रण कैसे होना चाहिए। अब इसका आंसर तो मैं आपको पहले ही दे चुका हूं कि डायबिटीज का नियंत्रण करना है तो बड़ा सिंपल है कि आपको डायबिटीज का डॉक्टर बनना पड़ेगा। आप कहेंगे साहब हम कैसे डायबिटीज के डॉक्टर बनेंगे, बड़ा सिंपल है डायबिटीज का डॉक्टर बनना, कुछ नहीं करना है। डायबिटीज में कुछ होता ही नहीं, और मैं आपको सिंपल सी बात बोलूं कि डायबिटीज में डॉक्टर की जरूरत है ही नहीं। मुझे गलत मत समझिएगा, डायबिटीज में डॉक्टर नहीं चाहिए। पर डायबिटीज के कारण ग्लूकोज बढ़ जाए बहुत ज्यादा, 600 700 का लेवल हो जाए, 500 का लेवल हो जाए, डॉक्टर चाहिए।
डायबिटीज के कारण आंखें खराब हो जाए, डॉक्टर चाहिए। डायबिटीज के कारण किडनी खराब हो जाए, डॉक्टर चाहिए। डायबिटीज में डॉक्टर नहीं चाहिए। ये समझिए बात को, डायबिटीज में डॉक्टर नहीं चाहिए। डायबिटीज में जो इंसान अपना डॉक्टर खुद बन गया, उसका डायबिटीज कभी रहेगा ही नहीं। आइए समझते कैसे। तो डॉक्टर बनने का पहला स्टेप है, खुद की जांच खुद करो। खुद की जांच खुद करो। पर टेस्ट कौन सा करना है? फॉर डायबिटीज मैनेजमेंट आपको टेस्ट करना है HbA1c टेस्ट। कौन सा टेस्ट करना है? HbA1c टेस्ट करना है। ये क्लियर हो रहा है? देखिए, हम तो करते हैं फास्टिंग और पीपी, पूरा भारत करता है फास्टिंग और पीपी, गलत नहीं है। पर फास्टिंग और पीपी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। फास्टिंग और पीपी को मैनिपुलेट किया जा सकता है। कैसे? देखिए, अगर मैंने अभी 2 रोटी खाई, सब्जी खाई, तो मेरा पीपी ग्लूकोज अलग आएगा। मैंने 4 रोटी खाई, सब्जी दाल चावल खाया, तो पीपी ग्लूकोज अलग आएगा। मैंने 4 रोटी खाई, सब्जी दाल चावल और 2 गुलाब जामुन भी खाए, तो पीपी ग्लूकोज और अलग आएगा। मतलब वो डिपेंड करता है आपके खाने पर। क्लियर? और HbA1c जो है, ये 3 महीने का एवरेज है। कितने महीने का? 3 महीने का। ये एक प्रकार से आपके नेचर को समझाता है ना? एक 3 महीने तक आदमी नाटक नहीं कर सकता। 3 महीने तक उसका जीना, उठना, बैठना, जागना, खाना, पीना, उसके टेंशन, उसके तनाव, उसकी फिजिकल एक्टिविटी, उसके ऑफिस का प्रेशर, उसके बिजनेस का प्रेशर, ये सब काउंट हो जाता है उसमें। मतलब उसके 3 महीने का जीवन जो होता है, वो HbA1c में ग्लूकोज के रूप में आ जाता है। और अब अगर आपको डायबिटीज में जीतना है, तो एक ही काम करना है। मानिए डॉक्टर नांदेकर सर कहते हैं कि इसको 7% पर मेंटेन करो। कितने परसेंट पर? 7%। अगर 7% पे आपने HbA1c को मेंटेन करा, तो जीवन में डायबिटीज आपका कुछ बिगाड़ नहीं सकता। इतना समझ लो। अगर ये 7% पे मेंटेन है, तो जीवन में आपका डायबिटीज कुछ बिगाड़ नहीं सकता। अब कई लोगों के मन में सवाल ये भी आता है कि सर हमको एक बात ये भी बताइए ना, कि हमको ये कैसे मालूम पड़ेगा कि हम डायबिटिक होने वाले हैं? तो उसके लिए भी यही टेस्ट है, जिसका नाम है HbA1c। अगर आपके घर में डायबिटिक कोई है, या आपके मामा है, या मौसी है, या बुआ है, या अंकल है ना, या मम्मी पापा है, तो फिर तो श्योर ही करना चाहिए। दादा दादी को रहा, नाना नानी को रहा, किसी को भी रहा, क्लियर। और आपको ऐसा लगता है मेरा लाइफस्टाइल बहुत खराब है, मुझे चेक करना है, तो कौन सा टेस्ट करूं? HbA1c। HbA1c का यहां पर आपको पूरा पैरामीटर दिया गया है। अगर आपका रिपोर्ट आता है 5.6 के नीचे, तो आप नॉर्मल है। अब दोस्तों, मैं महत्वपूर्ण बात करने जा रहा हूं पूरे भारत देश के लिए, और यहीं से मार्ग निकलता है मधुमेह मुक्त भारत का। हम बात कर रहे हैं 29 से 40 करोड़ लोगों की, जो हो सकते हैं प्री डायबिटिक हमारे देश में। और वो रेशो मैं आपको बताने जा रहा हूं, वो रेशो है 5.7 से लेकर 6.4। तो इस मंच से मैं आप सभी से, जो डायबिटिक परिवार को बिलोंग करते हैं, या खुद डायबिटिक पेशेंट है, मैं निवेदन करना चाहूंगा मधुमेह मुक्त भारत अभियान के मंच से, कि आपके घर में अगर बच्चे हैं, आपके घर में अगर बच्चे हैं, तो उनका चेकअप 25 साल के बाद हर 2 साल में ये HbA1c टेस्ट करना चाहिए। क्योंकि जो प्री डायबिटीज, जो 5 वर्ष आपके जीवन में रहता है, और यही फाइंड न करने के कारण सारी गड़बड़ हो जाती है। यही फाइंड करना चाहिए। देखिए, इस मिशन का मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। जब मैं 5 साल पहले मिशन से जुड़ा, तो 4.5 साल पहले लगभग मैंने मेरी और मेरी वाइफ का, दोनों का HbA1c टेस्ट किया, और उस समय में हम दोनों प्री डायबिटिक निकले। हमने तुरंत आज जो सलाह थी इस मिशन की, वो पूरा पालन किया, और मात्र 6 महीने की अवधि में अपने आप को रिवर्स कर लिया। और ऐसे कई सारे लोग आज इन 4 साढ़े 4 साल में मेरे माध्यम से जुड़े हैं, जिनका HbA1c निकला, और मैंने उनको हेल्प करी अपने प्री डायबिटीज को रिवर्स करने में। प्री डायबिटीज को रिवर्स करना बहुत आसान काम है, मात्र 4 से 6 महीना, मात्र 4 से 6 महीना। सो मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं आप सभी से, कि आपके घर में अगर युवा हैं जिनकी उम्र 25 साल है, तो उसके ऊपर उनको 2 साल में एक बार ये टेस्ट करने को कहें। बस ये ध्यान रखिए। अगर भारत की, सोचिए, कल्पना करिए, भारत के हर डायबिटिक परिवार तक ये सूचना पहुंच जाए कि अपने जो युवा हैं घर में, जिनकी उम्र 25 साल, 28 साल, 30 साल, 32 साल, 35 साल है, और उनको डायबिटीज नहीं हुआ है, और वो प्रिकॉशन के साथ अगर अपना HbA1c टेस्ट करें, ये सूचना पूरे भारत में पहुंच जाए, तो विश्वास मानिएगा, भारत मधुमेह से मुक्त हो जाएगा। क्योंकि प्री डायबिटिक वो स्टेज है। जैसे मैंने ये बोला, आपके मन में एक सवाल आएगा, अगर ऐसा है तो फिर सरकार क्यों नहीं करती? क्योंकि हम पूरा घिरे हुए हैं आधुनिक शास्त्र से, मॉडर्न मेडिसिन से, और मॉडर्न मेडिसिन में चूंकि इसका कोई इलाज नहीं है, इसकी कोई गोली नहीं है प्री डायबिटीज की, इसलिए इस पे कोई चर्चा नहीं होती। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, आयुर्वेद में इसका इलाज है।
आयुर्वेद में मात्र 4 महीने 5 महीने के अंदर आप इसको रिवर्स कर सकते हैं। और हम हमारे देश के 30 से 40 करोड़ लोगों को अगर बचा लेंगे तो भारत क्या हो जाएगा? मधुमेह से मुक्त हो जाएगा। अब बात करते हैं वापस से डायबिटिक पेशेंट की। डायबिटिक पेशेंट जो है, आज जब उसका चेकअप करते हैं एचबीएवनसी टेस्ट में तो क्या रिपोर्ट आती है? मुझे बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि शहरी क्षेत्रों में जब हम 10 लोगों का टेस्ट करते हैं तो वहां पर 10 में से 5 से 6 लोगों का एचबीएवनसी बहुत हायर आता है और ग्रामीण में हालत बहुत बुरी है। वहां पे 10 में से करीब-करीब 8 से 9 लोगों का एचबीएवनसी बड़ा होता है। और ये सारे लोग क्या कहते हैं? हम तो प्रॉपर मेडिसिन ले रहे हैं, हम तो मीठा भी नहीं खाते हैं, फिर हमारा ग्लूकोज क्यों बढ़ रहा है? फिर हमारा एचबीएवनसी क्यों बढ़ रहा है? एक ही आंसर है दोस्तों। माननीय डॉक्टर नांदेकर साहब कहते हैं, बड़ा सरलता से आंसर दे रहा हूं, समझने का प्रयास करना, है ना? जाना है दिल्ली और बस पकड़ी मुंबई की तो दिल्ली कब पहुंचेंगे? कभी नहीं। वापस रिपीट कर रहा हूं, जाना है दिल्ली, बस पकड़ी मुंबई की तो दिल्ली कब पहुंचेंगे? कभी नहीं। बस ऐसा ही डायबिटीज में हो रहा है। डायबिटीज को हम कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं। क्या करने का प्रयास कर रहे हैं? कंट्रोल करने का प्रयास कर रहे हैं, पर ये कंट्रोल होता ही नहीं। क्या पिछले 50 सालों में आपने कभी देखा कि आपके रिश्तेदारों में, आपके दोस्तों में, आपके घर में, आपके अड़ोसी-पड़ोसी में कोई ऐसा व्यक्ति रहा जो इसको कंट्रोल कर पाया? नहीं। तो ये कंट्रोल होता ही नहीं है। तो फिर आप कहेंगे साहब जब कंट्रोल होता ही नहीं तो फिर हम करें क्या? तो एक ही काम करना चाहिए, इसको रिवर्स करना चाहिए। क्या करना चाहिए? इसको रिवर्स करना चाहिए। पर डायबिटीज तो रिवर्स होता ही नहीं। बिल्कुल होता है दोस्तों, बिल्कुल होता है। डायबिटीज रिवर्स होता है। अब कैसे रिवर्स होता है हम वो समझने का प्रयास करते हैं, है ना? माननीय डॉक्टर नांदेकर सर का कहना है कि डायबिटीज रिवर्सल के लिए आपको 3 नियमों का पालन करना जरूरी है। उचित व्यायाम, उचित खान-पान और उचित इलाज। क्लियर? जब मैं इन नियमों की बातचीत करता हूं, मुझे ढेरों लोग मिले हैं इन 5 वर्षों के अंदर और आज भी मिलते हैं। मेरे से व्यायाम नहीं होगा। देखो भाई, मैं अपने खाने-पीने में कुछ नहीं, तुम आपको जो प्रोडक्ट देना है वो दे दो या कुछ बाकी बातें करना करो। मेरे खाने-पीने में रिस्ट्रिक्शन नहीं लगाना। मैं जो मेरी मर्ज़ी होगी वो खाऊँगा। आपका कहना बिल्कुल सही है दोस्तों। आपकी जो मर्ज़ी होगी वो आप करेंगे। ये बिल्कुल सही है आपका कहना। पर यहाँ पे मैं एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहता हूँ, एक छोटी-सी स्टोरी ज़रा-सी 1 मिनट की। शायद समझने में मदद मिलेगी। आपके घर में मोटरसाइकिल होगी, बिल्कुल होगी, कार होगी, बिल्कुल होगी, आपने उसको पैसे देके खरीदा होगा, बिल्कुल, मालिक भी आप ही हैं, बिल्कुल, कागज भी आप ही के नाम से है, बिल्कुल, पर उस मोटरसाइकिल या उस कार पे नियम किसके लगते हैं? आपके या उस मैकेनिकल इंजीनियर के जिसने उसको बनाया है? मैकेनिकल इंजीनियर ने अगर बोला कि इस कार में पेट्रोल डालना है, तो पेट्रोल ही डलेगा, डीजल नहीं डलेगा। समझना बात को। इसको 120 की स्पीड पे ही चलाना है तो 120 की स्पीड पे ही चला सकते हैं, 180 पे नहीं चला सकते हैं। ये उसने तय किया है, आपने नहीं। मालिक आप हैं, पैसे आपने दिए हैं, पर मर्जी उसकी क्योंकि बनाया उसने। उसी तरीके से ये जो मशीन है, जिसको हम मानव मशीन बोलते हैं, इसके मालिक तो हम हैं, पर बनाया उसने है। उसके नियम चलेंगे यहाँ पर, हमारे नियम नहीं चलेंगे। समझना है बात को। उसने बना है नियम, कब उठना है, कब सोना है, क्या खाना है, कैसे खाना है, कैसे जीना है, ये उसने नियम बनाए, तो हमारे नियम चलने वाले नहीं। मैं आशा करता हूं कि ये स्टोरी से आपको बात मेरी समझ में आ गई होगी। तो उसके नियम क्या है थोड़े समझ लेते हैं स्वस्थ जीवन के। वो नियम है उचित व्यायाम, उचित खान-पान और उचित इलाज। अब ये क्या है? उचित व्यायाम। देखिए, अब मैं यहाँ पर जो बातें करने जा रहा हूँ, आपको ऐसा लगेगा कि डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़रूरी है। भूल जाइए। डायबिटिक पेशेंट के वाले नियम भूल जाइए। अब ये इस देश के सभी लोगों के लिए ज़रूरी है, बच्चों के लिए भी ज़रूरी है। क्योंकि हमने अपनी पूरी लाइफ़स्टाइल का कबाड़ा कर लिया है। तो ये बच्चों को भी ज़रूरी है, समझना बात को, है ना? इसलिए मैं सबके लिए बता रहा हूँ, आपके अकेले के लिए नहीं बता रहा हूँ। रोज़ सुबह 45 मिनट का जो कहेंगे ब्रिस्क वॉक और 20 से 25 मिनट का योगा करना है। मैं क्लियर करना चाहता हूँ कि जो काम व्यायाम करेगा वो खान-पान नहीं करेगा और जो काम खान-पान करेगा वो व्यायाम नहीं करेगा। तो 45 मिनट घूमना। अब क्यों घूमना? साइंस कहता है कि रोज स्वस्थ रहने के लिए 10,000 कदम घूमना है। सुबह 45 मिनट घूमने में आपके 5,000 कदम लगभग पूरे हो जाते हैं और दिन भर में आप 2-3 हज़ार कदम और एक्स्ट्रा चल पाते हैं। ऐसे करके 8,000 कदम हो जाते हैं। तब भी 10,000 कदम नहीं होते। तो सुबह का 45 मिनट का घूमना कंपल्सरी है, आपके अकेले के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। आपके अकेले के लिए नहीं, पूरे परिवार के लिए। क्लियर? नंबर 1। और 20 से 25 मिनट योगा प्राणायाम करना, आपको अकेले नहीं, बच्चों को भी सिखाना है।
क्योंकि अगर हम डायबिटिक हैं तो हमारे परिवार में ही उनका जन्म हुआ है। तो बच्चों को आज से आदत डालना है कि वो आज से योगा प्राणायाम करें, आज से वो घूमने की शुरुआत करें। सो पहला नियम उचित व्यायाम, और जो काम व्यायाम करेगा वो व्यायाम करेगा, वो खाना नहीं करने वाला है। ये बात क्लियर है। मैं आपको ये भी आश्वासन देना चाहूंगा कि हमारे जो स्वास्थ्य प्रचारक है वो भी इसका महत्व आपको बड़ा अच्छा डिटेल में समझा पाएंगे, है ना? क्योंकि यहाँ पर समय की मर्यादा है थोड़ी हमारे पास में। उचित खान-पान अभी बड़ा महत्वपूर्ण नियम है कि उचित खान-पान में क्या करना है, ठीक है? तो उचित खान-पान में अब मैं डायबिटीज व्यक्ति के नियम बता रहा हूँ। 6 नियम ही है। ये आपको हमारे जो स्वास्थ्य प्रचारक है उनसे भी मिल जाएंगे। 6 नियम है जो डॉक्टर रविनांदेकर सर ने आपको बताए हैं। कब? जब आप डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तब। बात समझिए, अगर आप डायबिटीज रिवर्स करना चाहते हैं तो इन 6 नियमों का पालन कड़ाई से करना होगा, क्योंकि रिवर्सल में ये सारे नियम हमको तकलीफ देते हैं। ठीक है? अब क्या नियम है? तो पहला है शक्कर, गुड़ और शहद से बने पदार्थों का सेवन ना करें। ना का मतलब ना होता है। ठीक है? आप अपने शरीर को रिवर्स कर लें, ठीक कर लें, फिर गुड़ खाना है तो खा सकते हैं, कितनी मात्रा में वो आप खुद जान जाएंगे। पर अभी रिवर्सल के समय नहीं। सुपाच्य पदार्थों का सेवन ना करें, जिनका पाचन जल्दी होता है। मेडिकल भाषा में बोलते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड, मतलब पाचन जल्दी होकर ग्लूकोज जल्दी आता है। चावल, ज्वार, बाजरा, आलू, इनका सेवन नहीं करना है या बहुत कम करना है। चिकन मटन का सेवन नहीं करना है। नहीं का मतलब नहीं होता है ना? इसका कोई दूसरा मतलब नहीं होता है। मछली खा सकते हैं सप्ताह में एक बार, वो भी कांटे वाली। 15 दिन में खाएं तो बहुत अच्छा है। मीठे फलों का सेवन नहीं करना है। नहीं का मतलब नहीं। नहीं सर, हमको तो किसी ने कहा है कि मीठे फल खा सकते हैं, उसमें कुछ ऐसी बात नहीं है। देखिए, जब मीठे फल कब खा सकते हैं, बात समझिएगा। जब आप दिन भर रोटी नहीं खा रहे हैं। मीठे फल तब खा सकते हैं जब दिन भर रोटी नहीं खा रहे हैं। आप मीठे फल भी खा रहे हैं, रोटी भी खा रहे हैं, तो फिर फायदा क्या हुआ? ये बात समझना है, महत्वपूर्ण बात है ना? तो मीठे फलों का सेवन नहीं कर सकते क्योंकि उससे ग्लूकोज आता है। क्लियर? उससे ग्लूकोज शरीर में आता है। अगर कहीं किसी को शंका है तो मेरा नंबर स्वास्थ्य प्रचारक से ले लेना, अपन अलग से इस टॉपिक पे बात कर लेंगे। ठीक है? बेकरी प्रोडक्ट का सेवन ना करें और पैक्ड फूड का सेवन ना करें। ये समझ जाइए, बेकरी फूड पूरे मना। मना मतलब मना। नहीं खाना मतलब नहीं खाना। कब तक? जब तक रिवर्सल ना हो जाए, शरीर रिपेयर ना हो जाए, आपका शरीर अपने खाने की ग्लूकोज को कंट्रोल ना करने लग जाए, तब तक। दही, दूध और घी भैंस और जर्सी गाय का नहीं लेना है। नहीं का मतलब नहीं लेना है। नहीं सर, दूध से तो कैल्शियम मिलता है। बात क्या आ रही है? नहीं लेना है। हम अभी रिवर्सल की बातचीत कर रहे हैं। देशी गाय का दूध और घी ले सकते हैं। दही तो बिल्कुल नहीं लेना है, छाछ ले सकते हैं। छाछ चलेगा, दही बिल्कुल नहीं लेना, देसी गाय का भी नहीं लेना है, छाछ लेना है। ये 6 नियम स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको हमारे स्वास्थ्य प्रचारक के माध्यम से भी मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं, जो ना था वो तो हमने हटा दिया। अब बात करते हैं पूरे परिवार के लिए और हमारे लिए नियम। अब जो नियम मैं बताने जा रहा हूं वो आप पे अकेले पे लागू नहीं होते, पूरे परिवार पे लागू होते। अब देखिए क्या करना चाहिए। तो हमको हमारे भोजन में हरी पत्तेदार सब्जियां और सलाद का सेवन ज्यादा करना चाहिए। देखिए, अपन ने पहले भी चर्चा करी, भोजन से क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, विटामिन, मिनरल। अब अगर संतुलित भोजन आप नहीं करेंगे तो क्या आपका शरीर स्वस्थ रहेगा? आंसर है नहीं। संतुलित भोजन आपके बच्चे नहीं करेंगे तो क्या उनका शरीर स्वस्थ रहेगा? आंसर है नहीं। मैं आजकल कई माता पिता को देख रहा हूं, इस मिशन के माध्यम से ही सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ कि उम्र है बच्चों की 25 साल, 28 साल, और वो तकलीफों में आ गए। और माता पिता कह रहे हैं ओ हो, ये हो रहा है, वो हो रहा है। मैं फिर कहना चाहूंगा, इसमें दोषी माता पिता है। माफी चाहता हूं अगर मेरी लैंग्वेज को थोड़ा सा आपको हार्ड लग रही हो, पर मैं ये तकलीफ देख रहा हूं। दोषी माता पिता है। हमारा बच्चा जब मना करता है सलाद खाने से, है ना, तो हमारा अधिकार है, हम उसको खिला सकते हैं। ये मेरा निवेदन है आप सबसे। बच्चों को सलाद खिलाइए, बच्चों को पत्तेदार हरीदार सब्जियां खिलाइए, क्योंकि विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण कई रोग होते हैं। और ये मोबाइल आपके हाथ में है, नहीं तो इसमें ढूंढ लीजिए कि कौन से विटामिन मिनरल्स की कमी के कारण क्या क्या रोग होते हैं। कई लोग एक और गलत काम करते हैं, कमी होने पर टैबलेट्स खाते हैं, वो और गलत काम। मतलब पहले ही गलत काम कि खाना सही नहीं खाया, और दूसरा गलत काम कि ऊपर से टैबलेट खाई, फिर गलत काम। तो इससे अच्छा है आइडियल संतुलित आहार लेना है। अब आपको तो डायबिटीज हो चुका है, तो आपके लिए ज्यादा जरूरी है संतुलित आहार लेना।
सुबह, दिन और शाम। अब यहाँ पे कुछ नियम बता रहा हूं जिसको नोट डाउन करिए। 5 समय फिक्स करिए अपने लाइफ के। डॉक्टर नानक सर कहते हैं सुबह उठने, सुबह के खाने का, दिन के खाने का, शाम के खाने का, रात के खाने का। क्लियर? और इन समय के हिसाब से आप भोजन करिए, समय निश्चित कर लीजिए। डायबिटिक पेशेंट को अपने भोजन की मात्रा भी निश्चित रखना चाहिए और उनके भोजन में ज्यादा हरी पत्तेदार सब्जियां और आपके सलाद होना चाहिए। अब इसका थंब रूल क्या है? थंब रूल देखिए, 40% सुबह के, दिन के और शाम के खाने में रॉ फूड या कच्चा फूड होना चाहिए। क्लियर? 40%, क्योंकि उसमें एंजाइम्स होते हैं जो आपकी चय पाचन क्रिया में क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो इन नियमों का पालन करना है। जो मोटे व्यक्ति हैं, जिनको ओबेसिटी इंड्यूस डायबिटीज है, उनको दिन में 2 ही बार भोजन करना चाहिए, फिक्स टाइम। उसके अलावा चाय भी नहीं। तो उससे उनका वजन भी कंट्रोल होगा और डायबिटीज में भी रिवर्सल में काफी मदद मिलेगी। अब सवाल यह है दोस्तों, ये 2 नियम की हमने चर्चा करी, उचित व्यायाम, उचित खान-पान। क्या इन 2 नियमों से हमारा डायबिटीज रिवर्सल हो जाएगा? आंसर है दोस्तों, नहीं। पहले होता था, आज नहीं हो रहा है। रीजन क्या है कि आज वर्तमान अवस्था पूरी बदल चुकी है। वर्तमान अवस्था में हमारा खान-पान, हमारा टेंशन, मैंने जो सारे पॉइंट बताए थे आपको, खान-पान नहीं है सही, लाइफस्टाइल सही नहीं है। आप कहेंगे साहब 45 मिनट में घूमना चालू कर तो दिया, तो 45 मिनट जो है वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है। जो आप एक्सरसाइज कर रहे हैं 1 घंटा, वो मिनिमम रिक्वायरमेंट है रिपेयरिंग का, मिनिमम। मैक्सिमम नहीं है, मिडिल पॉइंट भी नहीं है, मिनिमम, कम से कम इतना तो करना है। वो कम से कम जब हम काम करते हैं तो क्या रिवर्सल मुमकिन है? आंसर है नहीं। तो उचित व्यायाम और उचित खान-पान के साथ-साथ में एक तीसरा कदम भी आपको लेना होगा और वो तीसरा कदम क्या है? तो वो तीसरा कदम है दोस्तों, उचित इलाज। और जब मैं उचित इलाज की बातचीत करूंगा तो मैं एक ही नाम आपके सामने कहूंगा, वो है आयुर्वेद। क्योंकि पिछले 50 साल में तो हम देख चुके हैं, मॉडर्न मेडिसिन लेकर, जिसको हम एलोपैथ बोलते हैं, उससे तो रिवर्स नहीं है, कंट्रोल भी नहीं होता, है ना? तो फिर क्या है? आयुर्वेद। पर आयुर्वेद का नाम सामने आते ही गड़बड़ हो जाती है दिमाग में। नहीं, 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 नहीं साहब, आयुर्वेद की बात मत करो। क्यों? अरे साहब, पिछले 5 साल में, पिछले 10 साल में, पिछले 15 साल में, पिछले 20 साल में जिसने जो-जो कहा, वो सब खाया। और मैंने तो देखा कि कई लोग तो 5 साल में इतने तंग आ जाते हैं कि जो करते थे वो भी बंद कर देते हैं। करेले का जूस, मेथी दाने का पाउडर, 7 गमलों में गेहूं उगा के सुबह-सुबह खाली पेट जौ का पानी पीना, कहीं गोमूत्र पीते हैं, कहीं चूर्ण खाते हैं, कहीं चटनी खाते हैं, सब कुछ करते हैं। अब सवाल ये है कि जो सब कुछ खा रहे हैं, जिसको हम आयुर्वेद का नाम दे रहे हैं, है ना? ये खाने को कहा किसने? अड़ोसी-पड़ोसी ने, मामा-मौसी ने, है ना? उनको किसने कहा? उनके अड़ोसी-पड़ोसी ने, उनके मामा-मौसी ने। उनको किसने कहा? उनके अड़ोसी-पड़ोसी ने। इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे फार्मूले जो थे, ये आज के पहले असर करते थे, आज नहीं कर रहे हैं। ये समझने वाली बात है। आज असर नहीं कर रहे हैं। तो आज असर क्यों नहीं कर रहे हैं? क्योंकि आज की कंडीशन में देखिए, सिंपल सी बात समझना, मात्रा, मात्रा। आज से 50 साल पहले हम लोग साइकिल पर थे, आज मोटरसाइकिल पर हैं या कार में हैं। आज के 50 साल पहले हम खुली हवा में सोते थे, आज पंखे में या एसी में सोते हैं। आज के 50 साल पहले हम स्कूल पैदल जाते थे, आज बस में हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं। आज के 50 साल पहले भोजन अच्छा था, आज अच्छा नहीं है। तो अब जो मात्रा 50 साल पहले काम करती थी, आज करेगी क्या? आंसर है नहीं। दोस्तों, यही चीज आयुर्वेद में नहीं, एलोपैथ में भी लागू होती है। मैं सरलता से आप लोगों को बता रहा हूं। हमको क्या लगता है ये आयुर्वेद में होता, ना 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 ना, एलोपैथ में भी होता है। देखिए कैसे, अभी कोविड में बुखार आ रहा है लोगों को, और बुखार को कंट्रोल करने के लिए, फीवर को कंट्रोल करने के लिए डॉक्टर क्या लिखता है? पैरासिटामोल, पूरे विश्व में। और ये जो लिखा जाता है, इसकी मात्रा दी जाती है 500 मिलीग्राम से 650 मिलीग्राम एक बड़े व्यक्ति को। अब आप डॉक्टर से बोलो मैं 500 मिलीग्राम नहीं लूंगा सर, मैं 100 मिलीग्राम लूंगा, 150 मिलीग्राम लूंगा, 200 मिलीग्राम लूंगा, मेरा बुखार कंट्रोल होगा? वो बोलेगा नहीं होगा। चलो अपन डायबिटीज में बात कर लेते हैं। डायबिटीज में आपने अक्सर देखा होगा, महसूस किया होगा, एक टेबलेट जब सुबह आप लेते हैं वो असर नहीं करती, ग्लूकोज बढ़ता है, तो डॉक्टर क्या कहता है? 2 टेबलेट खाओ, सुबह 1, शाम को 1। हाँ या ना? इसका मतलब एक टेबलेट जो कंट्रोल नहीं कर रही है, तो उस डॉक्टर ने क्या करा? उसकी मात्रा बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? मात्रा बढ़ा दी। और मात्रा बढ़ने पर वही दवा जो काम नहीं कर रही थी वो काम करने लग गई और ग्लूकोज कंट्रोल हो गया। तो जो काम एलोपैथ में होता है वो आयुर्वेद में भी होता है। आयुर्वेद में भी
वही मात्रा काम करती जो साइंटिफिक तरीके से ली गई हो। पर अब सवाल यह है कि वर्तमान में साइंटिफिक सॉल्यूशन किसके पास में है? वो प्रॉब्लम है सबसे बड़ी बात। वो मात्रा का ज्ञान किसके पास में है? तो आज मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि अब 1 गिलास करेले का जूस नहीं, 4 गिलास पीना पड़ेगा। आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं? 1 गिलास गले से उतरता नहीं, 4 गिलास कौन पिएगा? बिल्कुल आपका कहना सही है, पर 4 गिलास का अगर एक्सट्रैक्ट निकाल कर एक आपको कैप्सूल बना के दिया जाए, वो ले सकते हैं? आप बोलेंगे हाँ। बस यही काम किया दोस्तों पुणे के सुप्रसिद्ध मधुमेह संशोधक माननीय डॉक्टर रवि नांदेकर सर। उन्होंने पहले जब इसका पूरा एनिमल जिसको कहेंगे कि रिसर्च किया, रैबिट मॉडल बनाकर, उसके बाद 98 में प्रोडक्ट का निर्माण किया और लगातार उसको अपग्रेड करते गए। 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों पे डॉक्टर रवि नांदेकर सर ने रिसर्च किया है और आज उन्होंने फार्माकोग्नोसी में एम फार्मा किया है। हमारे देश के जितने भी डॉक्टर जो दवा लिखते हैं, वो दवा बनाने का अधिकार होता है एम फार्मा के पास में। उन्होंने वनस्पति शास्त्र में एम फार्मा किया, है ना? क्योंकि उनको मालूम था कि उनको किस फील्ड में जाना है, उनको रिसर्च कार्य में जाना है और उन्होंने उसी सब्जेक्ट को चुना आज की कंडीशन में और चुनकर उस पर लगातार रिसर्च कार्य करते गए। 100 से ज्यादा जड़ी बूटियों पे काम करके उसमें से 15 से 18 से 20 जड़ी बूटियां ऐसी निकाली जिनके माध्यम से आज उन्होंने ऐसे उत्पादों का निर्माण किया है जिनका नाम है डायबा टी, प्रोटेक्ट 360, डायबाबिट कैप्सूल, डायबाल पाउडर, जिनकी मदद लेकर, जिनका एक सही डोज लेकर आप अपने डायबिटीज को रिवर्स कर सकते हैं। और ये डायबिटीज का रिवर्सल दोस्तों हमारे देश में आज सैकड़ों हजार लोगों ने किया है। आज पूरे देश भर के लोग आज इसका उपयोग करना शुरू कर चुके हैं। ये मधुमेह मुक्त भारत आज अब देश के कोने कोने में पहुंचना शुरू हो। ये सफर इतना आसान नहीं था, बड़ा मुश्किल था लोगों को समझाना या बताना, क्योंकि पूरे दिमाग में क्या भरा हुआ है, डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता, जीवन भर रहेगा, डायबिटीज रिवर्स नहीं हो सकता, जीवन भर रहेगा। सोचिए हमारी पीढ़ियां की पीढ़ियां खराब हो रही है ना? आज मैं मीठा खाता हूं, मैं आमरस अभी मैंने 2 पेटी मंगाई है, पुणे में रहता हूं, हमारे पास में ही रत्नागिरी के बढ़िया हाफूस आम आते हैं, 2 पेटियां मैंने मंगाई अभी। तो आज ये आनंद क्यों ले पा रहा हूं? मेरे माता पिता दोनों डायबिटिक है, ये आनंद क्यों ले पा रहा हूं? क्योंकि मैं डायबिटीज का नॉलेज ले चुका हूं, क्योंकि आज मेरे पास ऐसे प्रोडक्ट हैं जिनके कारण मैं अपना डायबिटीज रिवर्स कर चुका हूं, मैं डायबिटीज को समझ चुका हूं और मैं जीवन भर इस आम का आनंद लूंगा, जीवन भर मिठाई का आनंद लूंगा और मैं चाहूंगा कि आप भी मेरे साथ ये आनंद लें, सब लोग, और हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका आनंद लें। सोचिए, कल्पना करके मुझे कभी दुख होता है, मेरी 2 गुड़ियां हैं, कि अगर उनके कारण, मेरे कारण उनको डायबिटीज हुआ और वो कम उम्र में हो गया, तो कम उम्र में ही उनका आम बंद हो जाएगा, उनकी मिठाई बंद हो जाएगी, सब कुछ बंद हो जाएगा, है ना? सो दोस्तों, आज इन उत्पादों का उपयोग करके हम एक क्रांति कर सकते हैं, हमारे जीवन में एक बड़ा परिवर्तन ला सकते हैं। ये जो आज आपकी स्क्रीन पर प्रोटेक्ट 360 है, ये एक ऐसा उत्पाद है जिसको ब्रह्मास्त्र के रूप में आज हम कहते हैं, माननीय डॉक्टर अभिनंदन सर का सबसे बेहतरीन रिसर्च प्रोडक्ट में से एक है प्रोटेक्ट 360 दोस्तों। मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि पिछले जो कोविड पीरियड रहा है ना? आज हम देख रहे हैं कि जिसको पने कहेंगे कि बहुत तकलीफ होती है बताते हुए भी, पर प्रोटेक्ट 360 बहुत सपोर्टिव है। वेलनेस टी एक प्रोडक्ट है डॉक्टर विनायक सर का, बहुत सपोर्टिव है दोस्तों। इसका तो चमत्कारिक परिणाम है, हर जगह पर, हर क्षेत्र में, पूरे शरीर पर इतना बेहतरीन तरीके से काम करता है। रिकवरी का मास्टर है प्रोटेक्ट 360, इवन कोविड के अंदर भी। अगर आप रिकवर करना चाहते हैं, आप 5 पेशेंट पे ट्रायल कर सकते हैं, या आपके परिवार में है कहीं पर भी किसी को प्रॉब्लम होने की संभावना है, प्रोटेक्ट 360 बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है ना? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आज की कंडीशन में इट्स ट्रीटमेंट, बट ये रिकवरी में मास्टर है, इवन आपको तकलीफ होने में रोक देता है। इसके रिजल्ट्स क्या हैं, आपको हमारे स्वास्थ्य प्रचारक के द्वारा माध्यम से मिल जाएंगे। फिर भी दोस्तों, मैं आपके यहाँ पर कुछ रिजल्ट प्रस्तुत करने जा रहा हूं, जिससे कि हमको उसकी जानकारी मिले कि क्या आज ये कार्य कहाँ-कहाँ हो रहा है। वैसे सारी जानकारी तो आपको हमारे जो प्रचारक है, स्वास्थ्य प्रचारक हो, उनके माध्यम से पूरा मिल जाएगा। फिर भी हम यहाँ पे कुछ रिपोर्ट्स पर ध्यान देना चाहेंगे। जैसे आपके यहाँ पे स्क्रीन पर अभी आपको दिख रही है, डॉक्टर आरपी प्रजापति गोरखपुर यूपी से हैं, है ना? 10/2021 को इनका एचबीएवंसी 8.1 8.9 रहा और 10/4 को जो रिपोर्ट हुई इसमें 6.5 है ना? सो ये रिपोर्ट मेरे सामने है डॉक्टर आर प्रजापति जी की, गोरखपुर यूपी। फिर है हमारे पास में मिस्टर मुजाहिर खान आलम साहब, ये पटना बिहार से हैं। 19/1 जनवरी 2021 में इनका एचबीएवंसी 9.1 था। अभी 11/4/2021 को इनका एचबीएवंसी 6.6 है ना? इज हैप्पी नाउ, वो खुश हैं इस परिणाम से। फिर हमारे सामने हैं
हमारी एक सिस्टर है मिसेस संगीता तिवारी शेहडोल से, एमपी से, है ना? 14/7/2020 को इनका एचबीएमसी 14.4 था। 15/10 को इनका एचबीएमसी हो गया 2020 में 6.2। और खुशी की बात है कि 21/3 मार्च पिछले महीने में 5.37, मतलब ये लगभग 8 महीने में इनका एचबीएमसी जो है नॉर्मल हो गया। और यही मैं बात आपको बता रहा था, ये सबसे बड़ी उपलब्धि है कि अगर किसी व्यक्ति ने, मैं आपको रिवर्सल बताने वाला हूं, तब संगीता मैडम का जो रिजल्ट आया उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे कि आप पूरा बाहर आ गए हैं, विदाउट एलोपैथ ये बाहर आ गए, है ना? फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे अरविंद महावत साहब की, कटनी एमपी से हैं। 18/8/2020 को 6.3 था, अब 5.7 पे है फरवरी में। फिर हमारी बातचीत करते हैं दिनेश उपाध्याय साहब, आगरा यूपी से हैं, है ना? जिनका एचबीएमसी रहा 9.2, जो कि अब 7.9 आया जनवरी से, दिसंबर से लेकर मार्च के बीच में। फिर हमारा है रवि सर, है ना, नरोजाबाद से, जिनका एचबीएमसी 10.8 था और अप्रैल में 7.6 पर इनका एचबीएमसी आया। फिर हम बातचीत करते हैं यहाँ पे बलौदाबाजार छत्तीसगढ़ से हैं, है ना? इनका एचबीएमसी 7.1 था और जो कि अप्रैल में 6.3 पर आया है। सो ये सारे पॉजिटिव रिजल्ट जिसको हम ये कहेंगे हमारे सामने है। फिर कबीर धाम छत्तीसगढ़ से एक और रिपोर्ट हमारे सामने है, जिनके 6.04 था, जो 4.66, मतलब फरवरी में ये पूरे कंप्लीट क्या हो गए, रिवर्स हो गए, मतलब अब यहाँ से ये पूरी तरीके से बाहर आए। न्यू दिल्ली से हमारे बीच में रिपोर्ट है 7.1 से 5.3 की। सो दोस्तों ये सारी जो रिपोर्ट्स है जिसको अपन कहेंगे, ये आज हमको इंडिकेट कर रही है और ऐसी ढेरों रिपोर्ट और टेस्टिमोनियल आपको मिल जाएंगे हमारे स्वास्थ्य प्रचारकों से दोस्तों। तो मुझे पूरी आशा है कि हमने 4 पॉइंट पर जिस तरीके से ये चर्चा करी कि ऑर्डर क्या है, सेकंड डिसऑर्डर कैसे होता है, मतलब डायबिटीज कैसे होता है पार्ट 2 में, पार्ट 3 में इसके कॉम्प्लिकेशन क्या है, पार्ट 4 के अंदर हमने चर्चा करी कि इसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं या इसका रिवर्सल कैसे होगा। कंट्रोल तो होता नहीं, रिवर्सल हम करके कैसे इससे बाहर आ सकते हैं। अब यहाँ पे कुछ आपके कॉमन सवाल होते हैं, मैं लेना चाहता हूं इस मंच पर। नंबर 1 सवाल, रिवर्सल कैसे होता है हमें वो बताइए। देखिए डायबिटीज के अंदर हम डायबिटीज की स्टेजेस को अलग अलग तरीके से मानते हैं। नंबर 1 प्री डायबिटिक स्टेज, हमने पाया है कि 4 से 6 महीने में हमारा डायबिटी और प्री डायबिट कैप्सूल लेने से कोई भी प्री डायबिटिक पर्सन 4 से 6 महीने में नॉर्मल हो जाता है उसका एचबी1सी। उचित व्यायाम, उचित आहार कंपलसरी है, वो तो कंपलसरी है। और आज ये मैं फिर कहना चाहता हूं, व्यायाम और आहार सिर्फ डायबिटिक या प्री डायबिटिक के लिए नहीं, घर के हर सदस्य के लिए कंपलसरी है। ये बेसिक आवश्यकता है ना? मिनिमम रिक्वायरमेंट है ये, जितना अपन बोल रहे हैं ना, ये मिनिमम रिक्वायरमेंट, कोई मैक्सिमम नहीं कहा जा रहा आपसे। तो पहला है प्री डायबिटीज। अब दूसरा, हमने जो संगीता मैडम हमारी जो सिस्टर, उनका रिजल्ट देखा कि भाई संगीता मैडम जो शेड्यूल से हैं, संगीता तिवारी मैडम, तो उनका रिजल्ट क्या आया। वो पहली बार डायबिटिक हुए और डायबिटिक होने के बाद उन्होंने कोई एलोपैथिक मेडिसिन नहीं लिया, उन्होंने सीधे डॉक्टर विनायक सर का रिसर्च प्रोडक्ट लिया। वो बकायदा घूमने वाले इंस्ट्रक्शन को फॉलो किया, जो डाइट का उनको बोला गया उसको फॉलो किया। आज वो आपके सामने नॉर्मल है। और दिस इज द, ये सबसे बड़ी जीत है हमारी, ये जीत है। क्लियर कि यहां वो अपने आप की बॉडी को क्या कर रहे हैं, रिपेयर कर रहे हैं। और अब मैं आपको आने वाले 6-8 महीने में ये खुशखबरी भी हम दे पाएंगे कि भाई वो अपने हिसाब से खा भी पा रहे। क्लियर, सो इट्स अ फर्स्ट स्टेज। पर अब यहां पर वो पेशेंट नहीं आते हैं, है ना? मैं कहूंगा कि जिनको अभी डायबिटीज हुआ कौन से महीने में, अप्रैल महीने में, मार्च महीने में या फरवरी में, और जिन्होंने एलोपैथ नहीं लिया उनका रिजल्ट आता है 9 महीने के अंदर। कितने महीने में? वो 8 महीने का रिजल्ट था, 9 महीने में। अगर वो डायबाटी और प्रोटेक्ट 360 लेते हैं 1 से 2 महीना, उसके बाद डायबाटी और डायबाबिट कैप्सूल लेते हैं लगातार, तो 9 महीने के अंदर हमने पाया है कि उनका एचबी1सी 5.6 के अंदर आ जाता है। पर इसमें वो पेशेंट शामिल नहीं है जिनको डायबिटीज हुए 2 साल हो गए, 1.5 साल हो गए और उन्होंने अपनी मर्जी से मॉडर्न मेडिसिन नहीं ली। और आयुर्वेद के अंदर भी वो मैंने बताया ना आपको, इधर उधर का नुस्खा इस्तेमाल किया है। उन्होंने क्या कर लिया है, 1.5 साल में अपने डायबिटीज को एग्रेसिव कर लिया है। तो ऐसी स्थिति में परेशानी होती है, ग्लूकोज बहुत हायर होता है और ग्लूकोज बहुत ज्यादा हायर हो जाने पर उतने असर से रिपेयरिंग नहीं हो पाती। तो यहाँ 9 महीने नहीं, फिर साल से सवा साल का समय लगेगा। स्टेज नंबर 2, जो न्यूली डायबिटिक हुए हैं और जिन्होंने एलोपैथ नहीं लिया। अब स्टेज नंबर 3, जो एलोपैथ ले चुके हैं 2 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल, टेबलेट पर हैं, इंसुलिन पर हैं। अब इनका रिवर्सल कैसे होगा? हमने पाया है कि हमारा जो प्रोडक्ट लेना स्टार्ट करता है डायबाटी और प्रोटेक्ट 360 1 से 2 महीना, उसके बाद डायबाटी डायबाबिट कैप्सूल,
और जिनको 10 साल से ऊपर समय हो चुका है या कॉम्प्लिकेशन आ चुके हैं, उनको डायबा-टी, डायबा-बिट और डायबाल पाउडर, ये तीनों प्रोडक्ट लेना कंपल्सरी है, क्योंकि उनको कॉम्प्लिकेशन की संभावना बहुत ज्यादा है, 10 साल में होता ही होता है। क्लियर? तो इनको लेना है कंटिन्यू, है ना? उचित व्यायाम, उचित खान-पान का ध्यान रखना है और उस पे कार्य करते जाना है। तो अब यहां पर रिवर्सल कैसे होगा? यहां पर 3 स्टेज रिवर्सल है। फर्स्ट, मॉडर्न मेडिसिन का बंद होना। इसका टाइम पीरियड है 6 महीने से 1 साल। फर्स्ट 6 महीने से 1 साल मॉडर्न मेडिसिन का बंद होना, हमने जो पाया है। ठीक है? नंबर 2, जो कॉम्प्लिकेशन है, आपके शरीर के अंदर जो उसके दुष्परिणाम आए हैं, ये भी 6 महीने से 1 साल में रिकवर हो जाते हैं। अब आता है स्टेज नंबर 3, कंप्लीट रिवर्सल, जहां पे आपका आयुर्वेद भी कम होना चाहिए। तो उसका स्टेज कैसे आता है? अब आपका जब मॉडर्न मेडिसिन बंद हो गया, मतलब आप कहां आ गए? डॉक्टर नांदेकर साहब के प्रोडक्ट पे आ गए। अब यहां पर आपका एचबीएवंसी डाउन होते 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 कहां आना चाहिए? 5.5 के अंदर। और 5.5 के अंदर 2 रिपोर्ट आ जाती है आपकी लगातार, तो फिर आपका एक टेस्ट होता है, जीटीटी टेस्ट, ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। वो टेस्ट पास कर लेने के बाद में आपका आयुर्वेद भी धीरे 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 कम होता है। मतलब ये स्टेज मानी जाती है कि जहां पर अब आपका शरीर स्वयं सक्षम हो चुका है आपके दिन भर के भोजन का ग्लूकोज कंट्रोल करने के लिए। सो दिस इज कंप्लीट रिवर्सल। क्लियर? ये रिवर्सल पर जब आप जाते हैं, सो आप उससे कंप्लीटली बाहर आ सकते हैं। फिर जब आपका 30% बचता है, ये टेस्ट दोबारा होता है ना? मतलब आपका आयुर्वेदिक जो प्रोडक्ट है वो 30% बचता है, डोज घटते घटते 30% पे आता है, ये टेस्ट दोबारा होता है और उसके बाद आपको घरेलू नुस्खों पर शिफ्ट कर दिया जाता है। क्लियर? अब बड़ा सवाल, कई लोगों से मुझे सवाल आता है, क्या रिवर्सल के बाद हम पहले जैसा जीवन जी सकते हैं, पहले जैसा मीठा खा सकते हैं? आपका सवाल बिल्कुल सही है, क्योंकि लोग इसी के लिए कई बार कहते हैं ना कि खाने के लिए हम जीते हैं। दोस्तों, ये जो पूरा रिवर्सल का प्रोसेस होता है, ये 1.5 से 2 साल का होता है। इस 1.5 से 2 साल के प्रोसेस में आप डॉक्टर बन चुके होते हैं अपने परिवार के और अपने खुद के। और इस प्रोसेस में आप ये समझ चुके होते हैं कि जीवन कैसे जीना है और कितना खाना है। क्लियर? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब रिवर्सल कंप्लीट हो जाने का मतलब क्या हुआ? आपका शरीर आपका जो ग्लूकोज आ रहा है दैनिक जीवन का, वो कंट्रोल कर रहा है। तो आपको अपने मन पसंदीदा भोजन कितना करना है, ये आप खुद ही तय कर पाएंगे और आसानी से उस भोजन को कर भी पाएंगे। और उसके लिए फिर क्या-क्या करना है, वो भी आप कर पाएंगे। क्लियर हो रहा है? निश्चित तौर पर जिसको अपन कहेंगे कि मैं इसको ये कहूंगा कि कितना आप इनटेक कर रहे हैं और उसको मुझे कैसे बर्न करना है, ये आपको सॉल्यूशन आ चुका होगा। मतलब फिर आपको जीवन में तकलीफ नहीं आएगी। अगला क्वेश्चन, जिसको अपन ये बोलते हैं, एक कॉमन क्वेश्चन लोगों का आता है, मैं भरोसा कैसे करूं? सही बात है, या मेरे डॉक्टर ने मना किया है ऐसा, है ना? मेरे डॉक्टर ने मना किया है। अब देखिए यहाँ पे बड़ा विचित्र प्रश्न है कि आपके डॉक्टर ने मना किया है, पर मैं आपको यहाँ पर एक बात बताना चाहता हूँ इस मंच से, कि आपके डॉक्टर चूंकि मॉडर्न मेडिसिन के हैं, वो मना कर सकते हैं आयुर्वेद को, बिल्कुल मना कर सकते हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है। पर मैं एक सूचना आपको देना चाहता हूं, ये सूचना आप अपने डॉक्टर को जरूर दीजिएगा। सूचना ये है दोस्तों, कि आपके डॉक्टर साहब ने जिस कॉलेज से एमबीबीएस किया, उसी कॉलेज में वर्तमान समय में जो छात्र एमबीबीएस कर रहे हैं, उनके अध्ययन में या उनके अभ्यास में आज अल्टरनेटिव मेडिसिन को ऐड किया गया है। उसमें प्रमुखता से आयुर्वेद को पढ़ाया जा रहा है। देखिए 20 साल पहले ये नहीं होता था, 25 साल पहले ये नहीं होता था, आज हो रहा है। आज के एमबीबीएस में एलोपैथिक डॉक्टर या अपन मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर को अल्टरनेटिव मेडिसिन पढ़ाया जा रहा है। अब मुझे बताइए इससे बड़ी बात विश्वास के लिए क्या चाहिए आपको? जब पूरा एजुकेशन सिस्टम ये मानता है कि आयुर्वेद जरूरी है, तो फिर एक डॉक्टर क्या कर सकते हैं? सोचिए, मैं आपके विश्वास को चैलेंज नहीं कर रहा हूं, मैं आपके विश्वास को सैल्यूट करता हूं, मैं डॉक्टर्स को भी सैल्यूट करता हूं। मैं सिस्टम जो घटना घट रही है, जो इंफॉर्मेशन मार्केट की, वो आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं। कि जब उसी एमबीबीएस कॉलेज में जिससे उन्होंने पढ़ाई करी है, अगर आज अल्टरनेटिव मेडिसिन को पढ़ाया जा रहा है ना? और उसमें आयुर्वेद लिया जा रहा है, भले ही संक्षिप्त में है, पर शुरुआत तो हो गई। इस कोरोना पेंडेमिक में पूरी दुनिया बोल रही है आयुर्वेद, आयुर्वेद, आयुर्वेद। और डॉक्टर नांदेकर साहब तो एक ही बात बोलते हैं कि सिर्फ भारत का आयुर्वेद नहीं, अगर पूरी दुनिया में अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज का अपना कोई लोकल मेडिसिन है, कहीं का कोई लोकल मेडिसिन है, तो सबको शोध करना चाहिए। क्योंकि विश्व जिस तरफ जा रहा है, हमको बहुत अच्छी अच्छी दवाइयों की आवश्यकता पड़ने वाली है ना? सो आज की कंडीशन में, अब जब आप डॉक्टर साहब के कॉलेज में ही आयुर्वेद पढ़ाया जा रहा है, तो वो मन कर सकते हैं, ये आप भी समझ सकते हैं।
तो ये सवाल वैसे भी खत्म हो जाता है। अब आपको भरोसा नहीं, तो देखिए दोस्तों, इतने रिजल्ट मैंने आपको बताया, इतना नॉलेज मैंने आपको बताया, मैं भी एक डायबिटिक परिवार से हूं, मैं कोई डॉक्टर नहीं हूं। अगर मुझे इस नॉलेज ने इतना सक्षम कर दिया है, तो हम भरोसा कर सकते हैं। फिर भरोसा कर सकते हैं डॉक्टर रविनांदेकर सर की शिक्षा पर, आज 27 साल के उनके रिसर्च पर, और जो रिजल्ट आ रहे हैं उनके ऊपर, ये भरोसा करने लायक चीजें हैं सारी, तो आप भरोसा उस पर कर सकते हैं। अब एक अंतिम सवाल जो कॉमन आता है कि साहब, ये जो मॉडर्न मेडिसिन होती है ना, इससे आयुर्वेद महंगा होता है। मैं आपको कहना चाहूंगा, ये पूरी तरीके से भ्रांति है, कंप्लीट भ्रांति, कंप्लीट भ्रांति। मेरे परिवार में ऑपरेशन हो चुके हैं। मैं आपको मेरा उदाहरण देना चाहता हूं। मेरी मौसी, मेरी मदर इन लॉ, दोनों डायबिटीज के कारण एक्सपायर हुए अपनी उम्र से पहले, 57 साल की एज में। मेरे घर में 4 बाईपास हो चुके हैं, 8 ऑपरेशन हो चुके हैं, परिवार परिवार में। कहां सस्ता है? अरे जो लाखों रुपए खा गया, वो सस्ता कैसे है? मेरे फादर का ऑपरेशन हुआ 2008 में, पहले लगे 2 लाख, डायबिटीज के कारण ऑपरेशन बिगड़ गया, फिर रिकवरी के लिए लगे 3 लाख, एक ऑपरेशन के 5 लाख। सस्ता कहां है? नहीं, मेरा ऑपरेशन नहीं होगा, ऐसा आप गारंटी दे सकते हैं? ऐसा गारंटी दे सकते हैं? सस्ता नहीं है, ये भ्रांति है। चलिए अब आपकी संतुष्टि के लिए बताता हूं मैं आपको। ये मोबाइल उठाइए, अभी आपके हाथ में ही, आप उसी से प्रोग्राम देख रहे हैं। ये मोबाइल पर प्रोग्राम खत्म होते टाइप करना गूगल पे जाके, व्हाट इज मंथली एक्सपेंसेस ऑफ अ डायबिटिक पेशेंट इन इंडिया। क्लियर? आपको कुछ रिपोर्ट्स और कुछ वहां पे इंफॉर्मेशन मिलेगी। उसमें लिखा है कि जिसके शरीर में 15 साल डायबिटीज रह गया, कितने साल? 15 साल, तो उस व्यक्ति का, बात समझना, उस व्यक्ति का 5 लाख रुपए खर्चा हो जाता है। कितना? 5 लाख। तो 5 लाख में 15 साल 180 महीने का भाग दे दीजिए, आपको खर्चा सामने आ जाएगा 2777 रुपीज। अब आप तय करिए कि 15 साल तक 2777 रुपए खर्चा करना समझदारी है, या 2 साल में डायबिटीज को रिवर्स करना समझदारी। निर्णय आपका दोस्त, है ना? जब, अच्छा एक और मैं आपको इसके आगे खूबसूरत बात बताना चाहता हूं। हमने पाया है, ये मेरे घर में घटा है, मेरे मम्मी के साथ हुआ है ना, कि हमने पाया है कि डायबिटीज के अंदर जब आप ये प्रोडक्ट से आप ट्रीटमेंट करते हैं, तो ना सिर्फ डायबिटीज, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, बीपी, या शरीर की अन्य जितनी भी समस्या हैं, ये डायबिटी प्रोटेक्टिसिटी डायबिटीज से चली जाती है। सारी समस्याएं धीरे धीरे कंट्रोल होते 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 सबकी रिपोर्ट नॉर्मल, और आप सबकी गोलियां धीरे धीरे बंद हो जाती है। तो ट्रीटमेंट एक जगह नहीं हो रहा है, संपूर्ण शरीर पे हो रहा है। बात समझना। हम इसकी तुलना किसकी कर रहे हैं? आयुर्वेद से, एलोपैथ की गोली से। पहले तो ये सोचिए, क्या गोली ट्रीटमेंट है? अरे आप डॉक्टर से पूछिए जाके, ये ट्रीटमेंट है क्या? टैबलेट जो हम ले रहे हो ट्रीटमेंट है क्या? आपका डॉक्टर बोले अगर ट्रीटमेंट है, तो अलग बात है, फिर उस डॉक्टर का नाम मुझे जरूर बताइए। ये ट्रीटमेंट नहीं है, ये तो सिर्फ कंट्रोल करने का काम कर रहे हैं। हम रोज खाना खाएंगे, उसको ग्लूकोज कंट्रोल, ये तो आप भी जान चुके हैं। अब भारत 2021 में चल रहा है, ये कोई बहुत पुराना, जिसको अपने कहेंगे कि ऐसे युग में बात नहीं कर रहा हूं जहां पे लोग डायबिटीज को समझते नहीं है। ये ट्रीटमेंट नहीं है, तो उस टैबलेट की तुलना इस रिसर्च प्रोडक्ट से करना गलत है। जीवन का 15 साल का आनंद, 20 साल का आनंद क्या होगा, आप समझ सकते हैं। और मैं आपको ये पूरा अपने अनुभव से, क्योंकि मेरे परिवार में 15-20 लोग डायबिटिक हैं, मैं अपने अनुभव से बोलना चाहता हूं, कोई भी इंसान कितना भी ईमानदारी से जीवन पालन कर ले, मीठा ना खाए, डायबिटीज में मैंने तो अनुभव किया है, वो ऑपरेशन से बच नहीं सकता है। 25 साल, मेरी मौसी हैं, 25 साल तक मीठा नहीं खाया, 25 साल तक गोलियां समय पे ली, एंड में अभी ऑपरेशन हुआ उनका बाईपास इंदौर में। तो फायदा क्या हुआ? फायदा क्या हुआ? 25 साल तक आप रिपोर्ट मेंटेन करके रख रहे, फायदा क्या हुआ? एक ही रास्ता है, इसको रिवर्स कर दो। क्या कर दो? रिवर्स कर दो। और ये रिवर्सल करना हमारी अगली पीढ़ी, ये पीढ़ी नहीं, अगली पीढ़ी जो बच्चे आ रहे हैं अब 18 साल के, 20 साल के, 22 साल के हो चुके हैं, इनके लिए बहुत जरूरी दोस्तों। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम अगली पीढ़ी के लिए और पूरे भारतवर्ष के लिए ये निर्णय लेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ थैंक यू, जय हिंद। मैं वापस से बुलाना चाहूंगा मंच पे डॉक्टर श्रीकांत जी को। 1 मिनट, उसके लिए मुझे डॉक्टर श्रीकांत जी को, हाँ, श्रीकांत जी आप अनम्यूट कर सकते हैं। यस सर। यस, थैंक सर यू सर।
बिल्कुल, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और जो आज का जो एजुकेशन हुआ है, वो सभी के लिए एक बहुत